रख लीजिएगा। अब नेक्स्ट आगे और चलते हैं। हाँ, तो अपन ने यहां तक पढ़ लिया था। मालदेव है आपके स्पेशली, और उसका विवाह हुआ है वो उमादेव से हुआ है, और उमादेव जब आई है तो साथ में एक दासी को ले आई है जिसका नाम बारमली है। लूणकर उनको भेजा है, उसकी पर्सनल दासी है, ध्यान रख लीजिएगा, ये उमादेव की पर्सनल दासी है। और ले आई है तो मालदेव इसके साथ समय बिताने लगा। मालदेव की आदत है, ठीक है, कि स्वरूप से शादी करता पसंद कौन आती है? जाली रानी, ठीक है। उमादेव से शादी करता पसंद कौन आती है? बारमली। मतलब सीधा सीधा शादी नहीं करता है, साइड वाली पसंद आती है तो शादी किसी और से करता है, ये मालदेव की आदत है। फिर थर्ड में भी ऐसा होगा, ठीक है, चौथी बार फिर ऐसा होगा, हर बार ऐसा होता है इसके, ऐसी नहीं है कि इन 2 बार में ही ऐसा हुआ है। तो कहा जाता है कि ये रूठ गई है, और उसको ये रूठ भी नहीं रही थी बेचारी, नहीं रूठ रही थी, चलता है, राजा है, करता रहता है, यूं समझती थी पहले रानियां। अभी जैसे नहीं था, अभी का माहौल थोड़ा खराब है, अभी डर में डाल देती है, मेघालय ले जाके काट देती है वगैरह करती है, उस समय नहीं था, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। इसको चढ़ाया वो पहले वाली रानी ने चढ़ाया। पहले वाली रानी कौन सी है? स्वरूप दे, ठीक है, कि मैं तो मेरे बच्चे आ गए हैं इसलिए इस आदमी के साथ रह रही हूं, बाकी अगर मेरे साथ ऐसा होता पहली रात को, ठीक है, तो मैं हमेशा रूठ के इसको तो छोड़ के चली जाती, इससे डिवोर्स ले लेती वगैरह, सारा कर रही है वो स्वरूप रानी कर रही है। कौन कर रही है? स्वरूप रानी। ये कह भी रही है कि देख अब ससुराल में आ गई हूं, तो नेक्स्ट अगर वापस मैं मायके जाऊंगी तो वो सिर्फ अर्थी पर जाया जा सकता है, ऐसे जाया नहीं जा सकता है। ये कह रही है कि मायके जाने का किसने बोला है तेरे को? स्वरूप रानी इसको सपोर्ट करती है, ध्यान रख लीजिएगा। मेरी बहन है, उसका नाम जाली रानी है, वो रह रही है उदयपुर में, वो कह रही है कि मैं उदयपुर नहीं जाऊंगी। तो उदयपुर जाने को तुझे बोला किसने? तुझे जाना है, कहां पर जाना है? अजमेर जाना। तारागढ़ दुर्ग है वो उन्हीं के अधीन है, मेवाड़ वालों के अधीन है, तो मैं मेरी बहन से बात करती हूँ और तुझे वहां पर रख देती हूँ। और इसीलिए ये चली जाती है उमादेव, वो कौन से दुर्ग में पहुंच जाती है? तारागढ़ दुर्ग में पहुंच जाती है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। जैसे तारागढ़ दुर्ग में पहुंचती है, इसके बाद मालदेव को वापस वो स्वरूप रानी होती है वही भड़काती है, ठीक है। ईसरदास बारट को भेजा जाता है, तो ईसरदास बारट वहां पर जाता भी है स्पेशली, और उसको भड़काने का काम करती है वो स्वरूप देवी करती है कि देखो भाग गई, तुम दूसरी लाए तो भी मैंने कुछ कहा क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, ठीक है। वो तुमसे प्रेम ही नहीं करती थी, और प्रेम नहीं करती थी इसलिए ये उमादेव है वो भाग गई है। फिर भी मालदेव कहता है कि एक आध ट्राई करनी चाहिए, ठीक है, और वो एक को भेज देता है। किसको भेजता है? ईसरदास बारट को भेज देता है। ईसरदास बारट इसको मना लेता है, अच्छी तरह से मना लेता है। किसको मना लेता है भैया? उमादेव को मना लेता है। उमादेव वापस आने के लिए तैयार भी आ जाती है, अपना सामान पैक करती है और अजमेर से वापस चलती है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। जोधपुर तक पहुंचने वाली होती है। जोधपुर के जस्ट नजदीक एक गांव होता है, उसका नाम कोसाना गांव होता है। कौन सा गांव होता है? कोसाना गांव। और वहीं पर पता चलता है इस स्वरूप देवी को कि ये वापस आ रही है, और जैसे ही वापस आएगी तो स्वाभाविक है कि एक बार रूठ चुकी है, तो इसका मतलब राजा उसकी हर बात मानेगा, और जैसे ही राजा उसकी हर बात मानेगा तो स्वाभाविक है कि राजा यहाँ पर है, वो इसको पटरानी का दर्जा दे देगा, इसके जो भी बच्चे होंगे उनको उत्तराधिकारी बना देगा। तो ऐसी कंडीशन में वो कोसाना गांव में उसी आसानाथ बारट को बेचती है। किसको बेचती है? आशा बारट को बेचती है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और वो एक ही दोहा देता, कौन सा? मान मिले मान तजे तन पीव मिले, पीव तजे तन मान, दोनों गयन एक न बंदी, एक ही खंबो ठाणियों, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि या तो सम्मान स्वीकार करो तो गुलामी मिलेगी, सॉरी सम्मान त्यागते हो तो गुलामी मिलेगी, गुलामी त्यागते हो तो सम्मान मिलेगा। दोनों ये हाथी है, एक ही खंबे से नहीं बांधे जा सकते, ध्यान रख लीजिएगा। ऐसा दोहा सुनाता है, और दोहा सुनाता है इसलिए इससे को वापस गुस्सा आ जाता है। किसको? उमादेव को। तो एक्चुअल में ये उमादेव विलेन नहीं है, विलेन है वो स्वरूप देवी है, ध्यान रख लीजिएगा। काम करवाती है वो इससे करवाती है, किससे करवाती है? उमादेव से करवाती है, ठीक है। उमादेव वहां से वापस चली जाती है गुरोच, एक गांव और होता है जिसको कहा जाता है गुरोच, ठीक है। तो कोसाना गांव में वापस आशा बारट उसको कोसता है कि तू यहाँ पर क्यों आ रही है, यूं करके, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है, तेरा कोई आत्मसम्मान नहीं है, यूं करके। तो कोसता है वो, तो कोसाना गांव में कोसेगा। और गई है वापस, वो गांव से कौन से गांव में गई है? गुरोच में गई है। कहां पर गई है? गुरोच में गई है। स्वरूप देवी कहती है, स्वरूप देवी को वो मैसेज भी करती है कोसाना गांव से, ये मुझे ऐसा कह रहा है, मैं वापस जा रही हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी कैसे निकलेगी? तो वो फिर कहती है कि मेरा एक भाई का लड़का है, उसका नाम राम है। क्या है? राम। वो तुझे मैं दत्तक पुत्र के रूप में बना के दे देती हूँ, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और इस तरह से कहा जाता है कि उसको दत्तक पुत्र के रूप में राम को बनाकर और फिर उसको गुरुच भेज दिया जाता है। तो ये सारा करती है वो स्वरूप देवी करती है। अब नेक्स्ट है, धीरे धीरे ये सारी बातें पता चलती है। भाई मालदेव को पता है कि वो वहां से निकली है अजमेर से,
कौसाना तक पहुंच गई है ये पता भी चलता है, और इसके बाद कौसाना में अचानक उसका माइंड टर्न होता है और वो गुरोज पहुंचती है ये पता लगता है। मालदेव को पता लगता है उमादेव पहुंच रही है, और जैसे ही मालदेव को पता लगता है तो मालदेव पता करवाता है कि ये सारा किया किसने। नाम किसका आएगा? अरे सरोदेवी का कैसे आएगा? और तो इतनी चालाक होती है, मानती है, यूं सोचते हो कभी नहीं माने, ऐसी बात उसको करें एक बात उसको करें, फटाक से पति को तो भड़का देती है, इधर से उधर घुमा देती है, पता ही नहीं लगता है। पता ये सारा किया, ये पता किसने क्या लगेगा, किसने किया होगा? आशा बारक ने किया होगा। किसने किया होगा? आशा बारक ने। ये मालदेव को पता लगता है, और जैसे ही मालदेव को पता लगता है तो मालदेव आशा बारक को बुलाता, फटकारता है कि साले तूने मेरी बीवी बगा दी, ठीक है, मेरा घर तोड़ा, इसका तुझे पाप लगेगा। वो कहता है महाराज गलती होगी, निवारण बताओ। तो निवारण एक ही है। क्या निवारण होगा? अरे इसको क्यों वापस बुलाएंगे बार बार यार, इसको वापस नहीं बुलाएंगे, ध्यान रख लीजिएगा। निवारण एक ही है कि ये दूसरी वाली है, ये तो गई लेकिन दूसरी वाली उसको मना के लानी है। अब ये दूसरी वाली फिर कहाँ गई थी, ध्यान रख लीजिएगा। तो दूसरी वाली का नाम क्या है आपके? बारमली, ठीक है। नेक्स्ट कहा जाता है आपके बारमली है, दासी के रूप में साथ में आई हुई है, और ये दासी के रूप में साथ में आई हुई है, उसका नाम उमादे, उमादे के साथ दासी के रूप में आई हुई है। जैसे दासी के रूप में साथ में आई है तो कहा जाता है उमादे की माँ को पता लगता है कि मैंने यहाँ से एक दासी भेजी है और वो मेरी लड़की का घर तबाह कर रही है। तो कहा जाता है कि वो अपने भाई को कहती है, यहाँ पर उमादे की माँ है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और कहा जाता है कि उसके भाई का, उमादे की भाई का जो नाम होता है वो बागा होता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो नेक्स्ट आगे कहा जाता है एक तो उमादे है, उमादे की माँ है, और नेक्स्ट आगे इसका भाई है। उमादे का ये क्या होगा? मामा, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा वो मामा हो जाएगा, इसको कहती है, और इसका नाम होता है बागा। क्या नाम होता है भैया आपके? बागा नाम होता है, ध्यान रख लीजिएगा। तो इसको कहती है कि तू एक लड़की है जो मेरी बेटी का घर उजाड़ रही है। लड़की कौन है? बारमली। उसको किसी भी तरह से भगा ले जा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि बागा आता है, और बागा कहा जाता है कि आपके वहां पर आता है जोधपुर में, जहां पर ये मालदेव रह रहा है। मालदेव तो अभी तक उसको मनाने के चक्कर में ही है, इसमें उसको टाइम मिल जाता है, ठीक है। दूसरा उमादे का भाई लगता है, और उमादे का भाई लगता है तो स्पेशली रिश्ते में भी लगेगा, ठीक है। तो मालदेव उसका आदर सत्कार करता है, कुछ दिनों तक ये महल में रहता है, और फिर कहा जाता है कि वापस चलने के लिए राजी होता है। तो जब वापस चलता है तब ये मालदेव से ही कहता है कि स्पेशली मेरे आपने या फिर मैं यहाँ पर आया हूँ, मुझे कुछ भेंट प्राप्त हुई है, और वो भेंट स्पेशली यहाँ तक पहुंचा दी जाए, मतलब मेरे जो ऊंट बैठा हुआ है, यानी रथ जो है या फिर ऊंट जो बैठा हुआ है वहां तक पहुंचा दी जाए, वहां तक रखवाई जाए, जिससे मैं अपने गांव वापस लौट सकूं, ठीक है। कहा जाता है कि मालदेव आदेश देता दासियों को, सारी दासियां, कई सारी भेंट होती है वो लेकर जाती है ऊंट के पास में, और कहा जाता है ऊंट के ऊपर मालदेव बैठा, ये बागा बैठा हुआ होता है, उसको वो भेंट देने की कोशिश करती है, मतलब सारे गिफ्ट आइटम आए हुए होते हैं उनको देने की कोशिश करती है। लास्ट आइटम देने जाती है वो बारमली देने जाती है, ठीक है। बाकी सारी दासियों से तो वो ले रहा था, वो सिर्फ गिफ्ट आइटम ले रहा था, इस बार दोनों को ले लिया। किस किस को? बारमली और गिफ्ट, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और कहा जाता है लेकर फिर तुरंत उसको अपहरण कर लेता है एक सरस से, और ऊंट को वहां से भगाता है। मालदेव बहुत पीछा करता है, लेकिन कहा जाता है कि वो उदयपुर में आता है, और उदयपुर में ही जाडोल के पास एक गांव है जिसको बोलते हैं कोटड़ा। क्या गांव? कोटड़ा। बहुत खतरनाक है, घना गांव है, अभी भी जंगल में, ध्यान रख लीजिएगा। तो वहां पर आकर रहने लग जाता है, ठीक है। मालदेव बहुत ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन ये बागा मिलता नहीं है, और कोटड़ा में सिर्फ दो ही लोग होते हैं, एक तो बागा है, एक कौन है? बारमली उसके साथ में, ठीक है। एक ऊंट और है, और बाकी कुछ खाने पीना का इनका सामान है, बंदोबस्त कर रखा है वो है। बागा को एक ही टारगेट सौंपा गया कि ये नहीं मिलनी चाहिए। किसको नहीं मिलनी चाहिए? बारमली है, वो मालदेव को किसी भी हालत में नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर दोनों साथ साथ रहते हैं, और कहा जाता है कि बहुत वो उससे कई सारे जंगल में रहेंगे, खाने पीने की किल्लत वगैरह होगी सही, तो ऐसी कंडीशन में वो कहा जाता है कि एक टाइम भूखा रहता है, फिर भी खाना खिलाएगा। वो किसको खिलाएगा भैया? अपने बारमली को। बारमली उसका त्याग देखती है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और जैसे ही त्याग देखती है तो कहा जाता है कि लव एट फर्स्ट साइट की जगह सेकंड, थर्ड, फोर्थ कोई भी साइट हो सकती है, लेकिन प्यार हो ही जाता है आखिर में। किससे हो जाता है भैया? आपके बागा से हो जाता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। मालदेव उधर कह रहा है तूने मेरा काम खराब किया। किसने खराब किया? वो एक कवि है, किसने? आशा बारक। और वो एक को आने नहीं दिया। किसको नहीं आने दिया? उमादेव को,
ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो तूने मेरे को मेरा काम खराब किया है, उमा दे को तूने आने ही नहीं दिया है। तू एक काम कर, या तो उमा दे को ला, या फिर सेकंड पर्सन एक और साथ में आई थी, कौन आई थी? बारमली, उसको लेकर आ। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, उधर से ले। ठीक है, तो कहा जाता है कि या तो बारमली को ले आ या फिर उमा दे को ले आ। उमा दे आने वाली नहीं है, वो नेक्स्ट आके कोशिश करता है मैं राजा का कोप पात्र नहीं बनूं, गुस्से में हो सकता है राजा मरवा दे, तो मैं एक काम करता हूँ कि ले आता हूँ। किसको ले आता हूँ भाई? अपने बारमली को। पता लगवाता है कि इनकी लोकेशन कहाँ है, सालों की लोकेशन देखो, ध्यान रख लीजिएगा। तो लोकेशन मिल रही है, वो कहाँ मिल रही है? उदयपुर में। उदयपुर में भी कहाँ पर? कोटड़ा में मिल रही है। ठीक है, कहा जाता है आशा बारट यहाँ पर आता है। अब जो कवि है कुछ भी ऐसे लिख सकता है, शेर शायरी वगैरह। ठीक है, किसी न किसी तरह से दोनों के बीच में गलतफहमी उत्पन्न कर दी थी। बागा को अपने घर पे भेजना था और बारमली को वापस भेजना था। कहां पर भेजना था? मालदेव के पास में भेजना था। आशा बारट यहाँ पर रहता है। सबसे पहले कहा जाता है कि वो विश्वास हासिल करने की कोशिश करता है बागा का, ठीक है, ताकि बागा उस पर सस्पेक्ट शक नहीं करे। बिल्कुल स्टोरी भी वही कहता है कि मैंने स्वरूप दे का साथ दिया था, उमा दे वापस आ रही थी, तो कहा जाता है कि उमा दे को भगा दिया था और इसलिए मालदेव ने मुझे दंड दिया है, और वो दंड दिया जोधपुर राज्य से मुझे निर्वासित कर दिया है। ध्यान रख लीजिएगा। अब जैसे ही कहा जाता है बागा ट्रस्ट कर लेता है और कहता है कि आप कवि महाराज है, मेरे साथ में रहिए, ये कुटिया है इसी, मैं और मेरी पत्नी दोनों रह रहे, मतलब बारमली रह रहे। वो कहती है कि इसको पत्नी मत बोल, अभी तक तुम्हारी शादी नहीं हुई है, ठीक है, तो फालतू काम का पत्नी पत्नी अभी मत बोल मेरे को, नहीं तो मेरे इमोशन होते हैं वो डाउन हो जाते हैं। फिर कहा जाता है वहां पर कुछ इस तरह से रहता है और तीनों रहने लगते हैं। धीरे धीरे उसको खुद को एहसास होता है बारमली बहुत खुश है। किसके साथ खुश है? बागा के साथ बहुत खुश है। ठीक है, कोई उसको अफसोस नहीं है, कहीं वो अपहरण करके लाया है ऐसे चिंता हो नहीं रही है। बीच बीच में कहीं कहीं बागा बाहर जाता है तो वो कहने या पूछने की भी कोशिश करता है, या इनडायरेक्टली पूछता भी है कि तुम्हें कैसा लग रहा है यहाँ पर, तुम वापस राजमहलों में आना चाहोगी कि नहीं आना चाहोगी। वो कहती है कि ना, मेरे लिए तो यही राजमहल है, मेरे यही पतिदेव है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, 7 जन्म के मेरे साथी है और उनके साथ तो मैं हमेशा हमेशा से खुश हूं, अब मेरी कहीं जाने की इच्छा नहीं है। वो ये भी कहता है आशा बारट कि हो सकता है कोई राजा तुमसे शादी कर ले तो तुम क्या पसंद करोगी। ठीक है, स्त्री हर कोई सोनम हो ये जरूरी नहीं होती है, ठीक, कोई कोई सृजना वगैरह भी होती है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में, सृजना का नाम सुना था? वो एक कैंसर पेशेंट था बेचारा लड़का, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, और उसने सेवा की थी, बहुत जबरदस्त सेवा की थी और बहुत ज्यादा हिट हुई थी इसके बाद में वो लड़की सृजना नाम से। तो कहा जाता है कि ऐसी कंडीशन में वो जो होती है बारमली, वो हर टाइम यही कहती है कि मैं खुश हूं। किसके साथ खुश हूं? बागा के साथ खुश हूं। और बागा उसके लिए जी जान पर मरने मिटने के लिए तैयार है, उतना उसके लिए कर रहा है। जंगल में रह रहा है, कुछ भी आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन हर आवश्यकता पूरी कर रहा है। वो किसकी कर रहा है भाई? अपने बारमली की कर रहा है। बागा नेक्स्ट आगे कहा जाता है आशा बारट को पिताजी के समान मानता है, और वो जब भी बाहर निकल रहा है तब उनसे चरण स्पर्श करके ही निकल रहा है, जब भी आ रहा है तब चरण स्पर्श करके आ रहा है। कह रहा है कि मेरा तो कोई इस दुनिया में वजूद है नहीं, मतलब कोई है नहीं, अब तो मैं वहां से बहुत टूट चुका हूं और मैं आपको पिता पितामह वगैरह मेरे परिवार के सदस्य मानता हूं। ठीक है, अब ऐसी कंडीशन में धोखा करने आया बागा के साथ में कौन? आशा बारट। ठीक है, लेकिन उनकी आवभगत, उनकी सेवा, उनकी निष्ठा और दोनों के प्रेम को देखकर कहा जाता है उसका हृदय द्रवित हो जाता है, मन बदल जाता है कि यार मुझे, अगर मैंने उस मालदेव के लिए इस बारमली को किसी तरह से ले गया, सैनिक को बुलाकर वगैरह, और इसका अपहरण करके ले भी गया, तो भी इतिहास मुझे गवाही नहीं देगा, माफ नहीं करेगा। 2 लोगों को मैं ऐसे को बिछोड़ दूंगा या फिर अलग कर दूंगा जो हमेशा से एक साथ रहने के लिए पैदा हुए हैं। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और वो कहा जाता है कि वहीं पर रह जाता है। दिन भर बागा और बारमली जो करते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, उनके बीच में जो बातें होती है, अगर तीखी नोकझोंक होती है, तीखी नोकझोंक, वो सारी एक किताब में लिखता है और उसका नाम है बोल बारमली। कौन सी नाम है? बोल बारमली, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, अब जैसे ही कहा जाता है बोल बारमली किताब लिखता है, उसमें ये लव स्टोरी होती है और हमेशा लव स्टोरी फेमस रहेगी। भारतीयों में इमोशन है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, भारतीयों में तर्क बुद्धि नहीं है, तर्क बुद्धि नहीं है। इसका मतलब यह है कि सत्यवान मर जाता है और सावित्री उसके साथ साथ जाती है, ये कहीं लिखा होता है। स्वर्ग तक की यात्रा करती है और सत्यवान के आत्मा को वापस ले आती है, ये लिखा होता है। तो अपन दिमाग नहीं लगाते, ठीक है, कि आत्मा है वो वापस नहीं आ सकती, इंसान मर जाता है, ऐसा दिमाग कभी नहीं लगाएंगे। अपन मान लेंगे, क्या मान लेंगे? वास्तव में गई होगी। कहां तक गई होगी? यमराज के पीछे पीछे। और कहां तक गई होगी भाई? आपके स्वर्ग तक गई होगी, और फिर क्या ले आई होगी? ये आपके वापस ले आई होगी। अपन ऐसी कोई दिमाग लगाने वाला काम करते ही नहीं है लव स्टोरी में, अपन मानने वाला काम करते हैं और डायरेक्टली अपन मान लेते हैं। तो परिणाम स्वरूप जो आशा बारट ने लिखा है, किताब कौन सी बताई मैंने?
बोल बारमली। उसमें लिखा है कि ये दोनों एक दूसरे से घनिष्ठ प्रेम करते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। उनकी पूरी स्टोरी लिख रहा है कि अपहरण करके लाया था, कुछ दिनों तक नहीं जमी, फिर अच्छी जमने लगी वगैरह। तो सारी इतनी अच्छी प्रेम कहानी लिखता है कि उसको सारे लोग मान लेते हैं और सारे लोग पढ़ने लगते हैं, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। जैसे ही पढ़ने लगते हैं तो वो किताब बहुत ज्यादा हिट हो जाती है। नाम कौन सा? बोल बारमली, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और किताब बहुत ज्यादा हिट हो जाती है तो वो सेकंड इसका वर्जन फिर लगता है, अगली किताबें फिर लगती है। और वो जो लिखता है वो बागा पर लिखता है। किस पर लिखता है? बागा की निष्ठा पर लिखता है स्पेशली, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। बागा के काम पर लिखता है, बागा के व्यवहार पर लिखता है, और ऐसी किताबें वो फिर लिखता है। जब वो फिर ऐसी किताबें लिखता है तो कहा जाता है कि आपके स्पेशली जो ज्यादा इंप्रेस हो जाता है धीरे धीरे लक्षण देखकर, क्योंकि हमेशा साथ रहते हैं, ठीक है। जब तक आप इंसान के साथ नहीं रहोगे तब तक उसके लक्षण आपको पता नहीं चलेंगे, बस यही सोचते रहोगे कि वो ऐसा है वैसा है, अभिमानी है, बहुत ज्यादा है। जैसे ही आपके साथ रहने लगते हो तो कुछ दिनों बाद आपको लगता है कि यार इतना भी बुरा नहीं है, अच्छा ही है। ध्यान रख लीजिएगा, वो ठीक है, अकड़ू है वगैरह सब कुछ है, लेकिन इतना भी बुरा नहीं है। तो यही उसके साथ भी होता है कि आपके स्पेशली ये बागा के नेचर उसको बहुत अच्छा लगता है, आशा बारक को। और जैसे ही बागा का नेचर बहुत अच्छा लगता है तो कहा जाता है कि उसकी नेचर से वो बहुत इंप्रेस हो जाता है। पहले बागा से प्रेम कर रही है वो कर रही है, कौन कर रही है? अब बागा से प्रेम हो जाता है वो उसको हो जाता है। कभी कौन सा? आशा बारक, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो वो कुछ लाइनें आती है कि प्रेम करो तो ऐसा करो कि वो आपके साथ भाग जाए, लेकिन इससे भी ज्यादा ये है कि ऐसा करो और ऐसा करो उसकी सहेली भी भागने के लिए तैयार हो जाए वाली बात है, वो इस पर सेट बैठती है। धीरे धीरे कहा जाता है उठते बैठते वो एक ही नाम जपता, आशा बारक है। वो कौन सा नाम जपता है? बागा का, ठीक है। बागा अगर कहीं चला जाता है बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। किसको अच्छा नहीं लगता है? आशा बारक को अच्छा नहीं लगता है, ध्यान रख लीजिएगा। और ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि वहां पर ये बात फैल जाती है पूरे इलाके में, कोटड़ा वाले इलाके में, कि अगर कोई आदमी है बिना नाम किए भगवान का नाम नहीं ले उतनी बार बागा का नाम लेता है तो वो यही है। नाम कौन सा भी आपके? आशा बारक है, ठीक है। अब कहा जाता है कि राजा को ये बड़ा विचित्र लगता है। सारे लोग कहते हैं कि आशा बारक के मुंह से आप बागा का नाम बुला ही नहीं सकते। वो हर सेकंड बागा को याद करेगा, जितना कोई ईश्वर को नहीं याद करता है, किसी व्यक्ति को नहीं याद करता, उतना वो बागा को याद करता है। तो कहा जाता है कि ऐसी कंडीशन में वहां का एक नरेश होता है जिसको सोडा नरेश बोलते हैं। कौन सा नरेश बोलते हैं? सोडा नरेश। और वो चैलेंज ले लेता है कि मैं अगर इसके आशा बारक के मुंह से बागा का नाम एक दिन नहीं निकलने दूं तो कहा जाता है जनता कहती है कि हम आधा टैक्स और देंगे। ध्यान रख लीजिएगा। सोडा नरेश को लगता है कि यार अच्छा उपाय ये भी, ठीक है। तो वो उसके पुत्र को बुलाता, आशा बारक के बेटे को, और कहा जाता है कि मैं तुम्हें 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। कितनी दूंगा? 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। बस तुम्हें एक काम करना है कि आशा बारहट जो है तुम्हारे पिताजी है, उनसे एक दिन के लिए नाम नहीं लेवाना है, मतलब नाम का उच्चारण नहीं करवाना है, कर ही नहीं पाए ऐसा कुछ करना है। और वो कौन सा उच्चारण नहीं कर पाए? बागा का उच्चारण नहीं कर पाए, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि वो बेटा उसके पास आता है, कहता है कि पापा लाइफ का सवाल है, एक दिन के लिए बस चुप रह जाना, भले ही मुंह पे पट्टी बांध के चुप रह जाना, लेकिन बिल्कुल याद नहीं करना है। किसको याद नहीं करना है? बागा को याद नहीं करना है, ठीक है। रात के 12 बजे से टाइम सेट होता है, कहा जाता है कि उसको सुलाया जाता है, रात को 12 बजे सो जाता है, ठीक है। वो भी कहता है कि बेटा तेरे लिए मैं नाम ही नहीं लूंगा या याद ही नहीं करूंगा। किसको याद नहीं करूंगा? बागा को याद नहीं करूंगा, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। कहा जाता है कि पूरा दिन गुजर जाता है और शाम होने आती है और अचानक उसको लगता है कि यार रोज मैं साथ रह रहा हूं, ठीक है, जिससे इतना इंप्रेस, जो इतनी मेरी सेवा करता है, जितनी बेटा करता है उससे बहुत ज्यादा करता है। बेटा तो साला पैसे के लिए मेरे पास आया है, ठीक है, इससे पहले तो आया भी नहीं था, और वो तो हमेशा मुझे पिता तात मानते हुए सेवा कर रहा है, तो उसका मैं उपकार इतना कृतज्ञ कैसे हो सकता हूँ, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और कहा जाता है शाम होते होते तो वो करना लग जाता है, मुझे बागा के पास जाना है। कहाँ जाना है? बागा के पास जाना है, ठीक है, पूरा इनाम ही रह जाता है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और इसी पर पूरी जीवनी लिखी है, बागा की जीवनी, वो लिखी है इस आशा बारक ने। किसने लिखी है? आशा बारक ने। बाद में आशा बारक की डेथ होती है, वो भी यहीं पर होती है, कोटड़ा में। बारमली की डेथ होगी, वो भी कहां पर होगी? कोटड़ा में। और बागा की डेथ होगी, वो भी कहां पर होगी भी? आपके कोटड़ा में, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और कहा जाता है कि इन तीनों के प्रेम के प्रतीक के रूप में वहां पर 3 छतरियां बनाई गई है, जिसमें आशा बारक की छतरी है, और बागा की छतरी है, और बारमल की छतरी है, ठीक है, बारमली की छतरी है। बारमल तो फिर जो जयपुर वाला आ जाता, अभी मेल हो जाता, ध्यान रख लीजिएगा। सरल पेपर है उतना बहुत बढ़िया, सरल ही आना चाहिए, पेपर हमेशा सरल लगना चाहिए।
आपको क्वेश्चन नहीं आए चलेगा, लेकिन नहीं सुना हुआ ऐसा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। अगर एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन ऐसा आ गए जो आपको लग रहा है कि यार ये तो मैंने सुना ही नहीं है, तो फिर पूरा मॉरल डाउन कर देते हैं, पूरे पेपर की रिदम बिगाड़ देते हैं। अगर आपको लगता है हाँ सुना तो है, इन चार में से दो कंफ्यूज में हुई हूं, तो फिर प्रश्न सरल लगेगा और उसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो अटेंड करोगे उस पर इंपैक्ट ज्यादा होगा, राइट जाने के चांस ज्यादा रहेंगे। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। कुछ लोगों का कहना होता है कि मेरे तुक्के गलत जाते हैं, तुक्के गलत नहीं जाते, डीमोरलाइज होते हैं बहुत ज्यादा एग्जाम पेपर में। डीमोरलाइज का मतलब 2-3 क्वेश्चन ऐसे फर्स्ट वाले देख लिए नहीं आते तो बैठे बैठे सारा दिन पढ़ रहे, तैयारी कर ही रहे, और फिर ऐसा आता है 4-5 क्वेश्चन ऐसे उठ पटांग आ गए जो पढ़े ही नहीं ऐसे आ गए, तो उनको यूं लगता है कि यार मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, अभी तक मेरी तैयारी पूरी नहीं हुई है यूं, और फिर कहा जाता है कि वो फेंकते हैं खतरनाक वाली। ठीक है, तर्क दिमाग लगाते नहीं है और फिर गलत जाने लग जाते हैं, यूं पूरा हो जाता है। हाँ खैर छोड़िएगा। मालदेव के 3 युद्ध है। ठीक है, पहला है ना नाम से, दूसरा है म नाम से, और तीसरा है का नाम से। ये कानेर से ले लेना या फिर काहुनी गांव से ले लेना, क्योंकि वो काहुनी गांव में हुआ है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। मैंने इसको बीकानेर का युद्ध इतना पूरा लिखा है, बाकी एक्चुअल में हुआ वो काहुनी गांव से हुआ है। तो ये 3 शब्द है, कौन कौन से शब्द है? नमक। 3 युद्ध मैंने आपके, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, न से कौन सा युद्ध है आपके? नागौर का युद्ध। म से कौन सा युद्ध है आपके? मेड़ता का युद्ध। और क से काहुनी गांव का युद्ध, मतलब बीकानेर वाला युद्ध, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, इसी को आपके स्पेशली राती घाटी का युद्ध भी एक और बोलते हैं। अब नेक्स्ट आगे हुआ क्या क्या था, तो आपका ये पूरा राजस्थान है, ध्यान रख लीजिएगा। ये आपका पूरा राजस्थान है। ठीक है, यहाँ पर आपका जो आता है वो आपके जोधपुर आता है, इधर जो आता है वो बीकानेर आता है, इधर जो आता है वो नागौर होता है, और यहाँ पर नागौर के जस्ट पास में एक जगह आती है, इसको आपके स्पेशली कहा जाता है, वो ये कहा जाता है, नाम कौन सा भी आपके? मेड़ता। यहाँ पर क्लियर। मेड़ता का एक छोटा सा जागीरदार है या फिर राजा है, और उसका एक नाम है जिसको आपके कहा जाता है वीरमदेव। क्या कहा जाता है? अच्छा, ये मैंने आपको बताया, वो जोधपुर बताया, ध्यान रख लीजिएगा। और जोधपुर में अभी अपने वाला ही राजा राज कर रहा है, अपने वाले राजा का नाम मालदेव, जिसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहां पर आपके नागौर है। ठीक है, और वहां पर कहा जाता है कि राजा है, उसका नाम है सुलह खान, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे इधर जो आता है वो आपके एक बीकानेर है। ठीक है, और बीकानेर में जो राजा है उसका आपके स्पेशली नाम है वो आपके ये है, नाम कौन सा भी आपके? रावजेत से, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बीकानेर और इधर नागौर वाला एरिया दोनों दूर दूर है, पास वाला जो एरिया वो ये एरिया, नाम कौन सा है? मेड़ता। लगभग ये अधीन है, वो जोधपुर वालों के अधीन है। ठीक है, यहाँ पर सामंत शासन कर रहा है, वो आपके ये सामंत शासन कर रहा है, नाम कौन सा है? वीरमदेव। बहुत पास के हैं, दोनों के घर अगर पास पास होते हैं तो फ्रेंड होते हैं अपन, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये दोनों फ्रेंडा, कौन कौन फ्रेंडा है आपके? एक तो इधर वाला वीरमदेव है, एक इधर वाला जोधपुर वाला। जोधपुर वाला कौन सा है? मालदेव है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, दो फ्रेंडा दो होते हैं, एक तो दो आपके लेडीज फ्रेंडा हो सकती है, दो आपके जेंट्स फ्रेंडा हो सकते हैं। लेडीज फ्रेंडा होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, उनकी बातें होगी वो अच्छी अच्छी होगी, ध्यान रख लीजिएगा। कि आज मैंने भाजी की सब्जी बनाई, वो कहेगी पालक की सब्जी बनाई, दोनों एक्सचेंज भी कर लेंगे, यहाँ तक ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उनकी बातें भी हमेशा नॉर्मल वे में रहेगी। ठीक है, मांगेगी तो भी वही कि आई लाइनर दे दे, लिपस्टिक दे दे, दोनों एक्सचेंज कर लेगी, प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहां पर? हाँ, दो फ्रेंड हो गए और वो भी दो मेल हो गए, ध्यान रख लीजिएगा। साला उनकी बातें भी एक तो अजीब है। ठीक है, अगर सुनीता विलियम अंतरिक्ष में गई है, वो जिंदा नहीं आई तो तू मुझे 2 मारना, और अगर जिंदा आ गई मैं तुझे 2 मारूंगा। लॉजिक ही नहीं है कोई, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, भारत पाकिस्तान से युद्ध में जीत गया तू मुझे पिलाना, या फिर आरसीबी मैच जीत गई तू मुझे पिलाना, और अगर आरसीबी मैच हार गई तो मैं तुझे पिलाऊंगा। कोई लॉजिक नहीं है भाई, घर का कोई लॉजिक हो वो तो बात अलग है। ऐसे ही 2 दोस्त है, एक वीरमदेव दोस्त है और एक मालदेव दोस्त है, और ये दोनों दोस्त रह रहे हैं, बहुत क्लोज फ्रेंड है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, वीरमदेव हर वक्त कहता है भाई तेरे को जब भी चाहिए मुझे कहना, तेरे लिए क्या हाजिर है? जान भी हाजिर है, यो ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, तो वो मालदेव है, वो सबसे बढ़िया दोस्त मानता है, वो इसी को मानता है। किसको मानता है? वीरमदेव को, ध्यान रख लीजिएगा। अब स्वाभाविक है कि 2 लोगों में से एक ना एक शौकिया होता है, वो अच्छी अच्छी चीजें कोई कोई लाएगा। जैसे 2 फ्रेंड्स होते हैं तो उसमें से एक आध फ्रेंड शौकिया होगा, तो वो कोई या तो स्प्रे ले आएगा, पाउडर अच्छा ले आएगा, नेक्स्ट आगे हो सकता है कोई गाड़ी अच्छी ले आए वगैरह, और जब वो दिखाता है दूसरे दोस्त को चलाने की इच्छा हो जाती है। तो सेम टू सेम यहाँ पर भी हुआ है कि कहा जाता है कि एक हाथी था, विदेश से खरीद कर लाया था, दरिया जोश नाम था। क्या नाम था? 2-3 हाथी राजस्थान में फेमस हुए, एक तो बासंत राय हाथी फेमस हुआ था। ठीक है, एक दरिया जोश हाथी फेमस हुआ है, और एक महाराणा प्रताप का हाथी है राम प्रसाद।
वो फेमस हुआ है, ध्यान रख लीजिएगा। बाकी कोई हाथी फेमस नहीं है। तो कहा जाता है कि एक हाथी है, उसका नाम है दरिया जोश। कौन सा नाम? दरिया जोश नाम है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और कहा जाता है दरिया जोश हाथी है वो विदेश से खरीद कर लाया है, वो वीरमदेव लाया। कौन लाया? वीरमदेव। अब स्वाभाविक है, जब भी लड़का कोई चीज लाता है तो आपके वो जैसे बाइक नहीं लाया तो मोहल्ले में 10 बार घुमाएगा, ध्यान रख लीजिएगा। तो वैसे वैसे इस हाथी पर बैठकर सवारी कर रहा है, बार बार वो यही कर रहा है। कौन कर रहा है? आपके वीरमदेव कर रहा है। कोई काम नहीं है लेकिन सवारी कर रहा है। स्वाभाविक है दूसरे को इच्छा होगी। किसको इच्छा होगी? मालदेव को इच्छा होगी, ठीक है। मालदेव को इच्छा होगी तो वो कहेगा क्या? एक बार दे दे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ससुराल जाके और वापस आके ससुराल वालों को दिखाना शादीशुदा हूं मैं तो ध्यान रख लीजिएगा, वहां पे जाके वापस आ जाता हूँ और वापस तुझे दे देता हूँ। वीरमदेव का अच्छा ये लड़का है वीरमदेव। जवाब क्या होगा? वीरमदेव लड़का है तो जवाब क्या होगा? ना कच्चे हो, ये बहुत अच्छा है। सबसे शॉर्ट जवाब साला इतिहास में, इससे अच्छा जवाब और इससे शॉर्ट कोई जवाब हो ही नहीं सकता है। हाँ, लड़का यही कहता है तेरे को किडनी चाहिए, लीवर चाहिए, दिल चाहिए मेरा, या जान चाहिए तू ले ले, लेकिन ये मत मांग। क्या मत मांग भैया? हाथी मत मांग, मेरी ये दरिया जोश हाथी मत मांग। बाकी तुझे जो भी चाहिए वो ले ले, ठीक है। अपने यहाँ पर अभी होता वो ये चल रहा है, तू दिल चाहिए, जिगर चाहिए, कुछ भी चाहिए ले ले, पर पैसे मत मांग भाई, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नहीं तो दोस्त पैसे मांग लेता है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट अभी चल रहे हैं। अब कहा जाता है मालदेव समझ जाता है, ध्यान रख लीजिएगा, कि भाई उसकी पर्सनल चीज लाया, बहुत दूर से लाया, लगाव बहुत ज्यादा होगा, तो ऐसी कंडीशन में मुझे दे नहीं रहा होगा। यहां तक सब क्लियर है, ठीक है। वीरमदेव का एक दोस्त और है और वो नागौर का राजा है, ध्यान रख लीजिएगा। वीरमदेव यहां पर इधर आकर घूमे ऐसा ही नहीं है, इस हाथी को लेकर इधर भी जाता है घूमने के लिए, ठीक है। और नागौर का राजा है वो दूसरा दोस्त है उसका, और उसके यहाँ पर जाता है। और कहा जाता है जैसे ही वहां पर जाता है तो कहा जाता है कि वहां पर भी इस हाथी को लेकर घूमता है। अब नागौर का राजा है वो भी इस हाथी को मांगेगा, ठीक है। शायद उनकी दोस्ती ज्यादा गहरी होगी यहाँ तो, या फिर हो सकता है कि इस कंडीशन में उसने भी कुछ इसको एक आध बार दिया हो, तो ये दरिया जो हाथी है वो नागौर के राजा को दे देता है। किसको दे देता है? नागौर के राजा को। अब नागौर का राजा है वो उस हाथी को लेकर घूमने निकलता है, ध्यान रख लीजिएगा। और वो घूमते घूमते बताने के लिए आता है। बताने के लिए किसको आएगा? मालदेव को बताने के लिए आएगा कि साले तेरे को तो नहीं दिया, देख मेरे को दे दिया है। तो कहा जाता है कि ये राजा होता है वो इस तरह जोधपुर में उस हाथी को बताने के लिए आ जाता है। हाथी कौन सा है? दरिया जोश। मालदेव समझ जाता है तुरंत कि ये तो हाथी है, वो किसका भी आपके, और वीरमदेव इसको जान से ज्यादा चाहता है, ठीक है, किसी को देता ही नहीं है। हो ना हो ये क्या करके आया होगा? चोरी करके आया होगा, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि ये पीछे पड़ जाता है। किसके पड़ जाता है? दरिया, ये नागौर के राजा के पीछे पड़ जाता है। और जैसे ही नागौर के राजा के पीछे पड़ जाता है तो कहा जाता है कि नागौर के राजा को हाथी से उतारता 2-4 कानपट्टी में लगा देता है, ठीक है। स्वाभाविक है कि तू साला चोरी करता है, चोर यूं करके उधर से सेना आ जाती है, इधर से सेना आती है, दोनों लड़ पड़ते हैं। और दोनों लड़ पड़ते हैं तो कहा जाता है कि नागौर का राजा पराजित हो जाता है। अब इन सारी चीजों से अनजान है वो कौन है? वीरमदेव है, ध्यान रख लीजिएगा। धीरे धीरे कहा जाता है कि वो वीरमदेव को मैसेज करता है कि तेरा जो हाथी चोरी हो गया था वो मैंने पकड़ लिया, आजा इधर और ले जा भी, तेरा हाथी है, ठीक है। तो ध्यान रख लीजिएगा, वीरमदेव यहाँ पर आता है, दोनों पार्टी करने लगते हैं। और दोनों पार्टी करने लगते हैं उसी समय एक भेद खुलता है। क्या? एक भेद खोलता है वीरमदेव को, क्या? कि मैंने ही दिया था उसको तो हाथी घुमाने के लिए, वो चोर नहीं था नागौर वाला, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। गुस्सा किसको आएगा? मालदेव को आएगा, ध्यान रख लीजिएगा। और मालदेव को जैसे ही गुस्सा आया तो कहा जाता है कि मालदेव कूटना शुरू करता है। किसको कूटना शुरू करता है भैया? आपके वीरमदेव को। और इन दोनों में लड़ाई होती है। तो इसी एक हाथी के कारण पहले जो लड़ा है वो कौन सा युद्ध हुआ है? आपके नागौर का युद्ध हुआ है। दूसरा जो युद्ध हुआ है वो कौन सा युद्ध हुआ है? आपके मेड़ता का युद्ध हुआ है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये एक हाथी की पूरी घटना है और कोई घटना नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा नागौर का युद्ध। बहुत अच्छा युद्ध है ये भी। हाँ भाई, एक और युद्ध है जिसको आपके युद्ध कहा जाता है बीकानेर का युद्ध, या फिर इसका एक और नाम है। नाम कौन सा है? पाहेबा साहेबा का युद्ध। कौन सा नाम है? पाहेबा साहेबा का युद्ध, ठीक है। हल्दीघाटी का युद्ध, खानवा का युद्ध, तराइन का युद्ध, और इसके बाद अगर कोई चौथे नंबर का युद्ध जो इंपॉर्टेंट है वास्तव में तो वो ये है। नाम कौन सा है?
पाहेबा साहिबा का युद्ध। और क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है, पाहेबा साहिबा का युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया था, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ये पाहेबा साहिबा का युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया था, उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि युद्ध आखिर हुआ क्यों था, ठीक है। तो उसके दो एक ही कारण है, तो बहुत सिंपल कारण है, ध्यान रख लीजिएगा। एक तरफ आपका राजा है, उसका नाम ये है, नाम कौन सा है, रावजेत सिंह, और एक तरफ राजा उसका नाम ये है, नाम कौन सा है, मालदेव। मालदेव जोधपुर का है। रावजेत सिंह को मैंने कहाँ कहा, बीकानेर का, ध्यान रख लीजिएगा। नया नया राजा बना है वो ये रावजेत सिंह बना है आपके। अब स्वाभाविक है, जोधपुर का राजा है वो बहुत बड़ा राजा है, मालदेव है वो बहुत बड़ा है। नागौर को उसने जीत लिया, मेड़ता को उसने जीत लिया है, तो उसने सोचा कि यार मैं कहीं और जाता हूँ और नेक्स्ट आगे अपना साम्राज्य वगैरह स्थापित करता हूँ, थोड़ा थोड़ा मित्रता वगैरह स्थापित करता हूँ, अपने जो भी आसपास के लोग हैं, आसपास के राजा, उनसे मित्रता करता हूँ। वो अपने दो सेनापतियों को साथ लेता है, एक का नाम रावजेता होता है, एक का नाम रावकुपा होता है, ध्यान रख लीजिएगा। तो एक तो रावजेता है, एक रावकुपा है, दोनों को मालदेव लेकर जा रहा है एक दूसरे राजा के दरबार में मित्रता करने के लिए। और वो किसके दरबार में जा रहा है, रावजेत सिंह के दरबार में जा रहा है, ठीक है। रावजेत सिंह तोतला होता है स्पेशली, ध्यान रख लीजिएगा। और ये इधर से जाता है, कौन जाता है भाई आपके, मालदेव। अब तोता होता है, उससे बोला नहीं जाता है। आप भी कोई मेहमान आते हैं सबसे पहले तो आप क्या कहते हैं, अरे आप कहते क्या, घर पे जाओ वापस तो पापा मम्मी नहीं है यो ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब तो शायद ऐसा ही बोलते आधे, तो पापा मम्मी नहीं है, चाय बनाएंगे यो समझना पड़ जाता है, लड़कियां यही करती है, ठीक है, पापा मम्मी नहीं है, ठीक है, शाम को आएंगे यो कह देती है, मत कहना छोड़ो। हाँ, नेक्स्ट आगे कहा जाता है कि रावजेत सिंह होता है, और रावजेत सिंह बिठा था, किसको बिठा था भाई आपके, मालदेव को। पहला शब्द होता है वो पानी लाओ यूं ही होता है, ठीक है, पा 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 यूं करके खींच लेता शब्द, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन में पानी लाओ यूं कहना होता है, लेकिन एक ही शब्द मुंह से निकलता है, कौन सा शब्द निकलता है, पा। ये उतावड़िया होता है, कौन उतावड़िया होता है, कुंपा, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। ये मालदेव को समझते ये रावजेता और रावकुपा दोनों सेनापति होते हैं, लेकिन ये थोड़ा चाटुकार ज्यादा होता है, आपके रावकुपा है वो ये समझता है कि मैं मालदेव को प्रसन्न कर लूंगा। और मालदेव को प्रसन्न कैसे किया जाए, तो हर समय एक्टिव ज्यादा रहा जाए, ठीक है। मालदेव को ये शो करना होगा कि अगर कोई मेरी सबसे ज्यादा हिफाजत कर सकता है इन दोनों में, तो वो यही कर सकता है, कौन कर सकता है, रावकुपा कर सकता है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि रावकुपा डायरेक्टली तलवार निकाल देता है और कहता है तू पागल हो, किसको बोलने जा रहा है, वो बेचारा कह रहा है पानी लाओ, तो ये कहता है पागल हो, किसको बोल रहा है, ध्यान रख लीजिएगा। ये दोनों लड़ा जाता है, धीरे धीरे दरबार भी शांत करते हैं, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। बहाना बनाते हैं, हमारे यहाँ पर पामड़ा यूं कहते हैं, कोई घर पे आता है तो ये राजा जी जो कह रहे हैं वो पामड़ा आए यूं कह रहे हैं, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। इसी को जब राजस्थानी में लिखोगे तो ये शब्द हो जाएगा, क्या शब्द हो जाएगा, पाहेबा, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। पामड़े को ही कहा जाता है और किसी को नहीं कहा जाता है। नेक्स्ट आगे कहा जाता है कि पानी लाओ, ये हो गया, इसके बाद क्या मंगवाते हो, साला ठीक है, नॉर्मल है। वापस वही शब्द कि सा आ जाता है, फिर लाओ ये आता ही नहीं है और सा लंबा खींचने लग जाता है, शाहरुख खान बन जाता है पूरा पूरा। कौन शाहरुख खान बन जाता है, रावजेत सिंह। गुस्सा आ जाता है, वापस इसको आ जाता है, किसको आ जाता है, रावकुपा को, तूने साला साला यूं किसको बोला, हमारे राजा को तू साला यूं बोलता है। यूं वापस दरबारी आते हैं और कहते हैं कि नेक्स्ट आगे उन्होंने ऐसा नहीं बोलता है, बल्कि ये कहा है कि पामड़ा आए, साहब आए हैं तो उनके लिए कुछ लाओ, यूं कह रहे हैं। इसी के दो नाम है, एक तो पाहेबा, एक कौन सा भी आपके, साहेबा का, ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ पर जैसे तैसे विवाद को शांत किया जाता दरबारियों द्वारा, राजा द्वारा वगैरह। और नेक्स्ट आगे कहा जाता है कि बाहर छोड़ने आता है, बाहर छोड़ने आता है, राम रामी करने आता है, वो वही आता है, नाम कौन सा भी आपके, रावजेत सिंह, ठीक है। कभी कभी किस्मत बहुत बुरी चीज होती है, ध्यान रख लीजिएगा, किस्मत खतरनाक ही होती है। कल प्लेन क्रैश हुआ, टोटल यात्री कितने थे, 242, जल के कितने मर गए, उसमें से जल के मर कितने गए, 241 कंप्लीटली मर गए और वन टाइम डेड हो गए, ठीक है। और एक क्या होगा, बच गया, और साले को कहीं को खरोच तक नहीं आई है, सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ऐसा भी नहीं है कि आधा जल गया शरीर हो, ऐसा हुआ है, ध्यान रख लीजिएगा। 1.25 लाख लीटर पेट्रोल था उस जहाज में, 1.25 लाख लीटर पेट्रोल में जब भी विस्फोट होगा तो स्वाभाविक है सब कुछ भस्म हो जाएगा। यहाँ तक कि जहाज का एक शब्द, एक कवर ऐसा नहीं है जो नहीं जला हो रहा हो, पूरा जहाज भस्म हो गया। लेकिन वो एक आदमी ऐसा है जो गिरा है, हल्की सी चोटें लगी है, बाकी पूरा पूरा जिंदा। हाँ, गिरने के कारण या धमाका होने के कारण एकदम बहरा हो गया, वैसा थोड़ी देर के लिए हो गया था,
बेहोश हो गया यूं कह रहा, लेकिन फिर भी यार साफ है, ठीक है। तो ये होती है किस्मत। अपन कहते हैं किस्मत कोई नहीं होती है, सारी सारी चीजें मेहनत पर डिपेंड करती है। घंटा भी मेहनत पर डिपेंड नहीं करता है। वो बेचारा मेहनत कर करके विजय रूपाणी बना था मुख्यमंत्री, ठीक है। और कहा जाता है कि सीधा चल लिया, और वो एक बचना था, उसको कुछ हुआ ही नहीं और कंप्लीटली बच गया। किस्मत भी खतरनाक चीज होती है। तो कहा जाता है कि राव जैतसिंह छोड़ने आया, और छोड़ने आया तो उस समय कहा जाता है कि वहां पर तो पा को भी लंबा खींच लिया था। एक और कौन सा शब्द को लंबा खींच लिया था? साला, उसको भी लंबा खींच लिया था। लेकिन कहा जाता है कि जब छोड़ने आया तब फिर पदार्जुन यूं फटाक देके आ गया, ठीक है। अब फटाक देके आ गया तो नेक्स्ट आगे कूदने लगा। कौन कूदने लगा? राव कुप्पा। कि साला वहां पर तो पा यूं बोल रहा था, 3 घंटे ले लिए थे, बोला ही नहीं क्या था, पानी यूं सीधा सीधा बोल देता। नेक्स्ट साला यूं सीधा सीधा बोल देता तो वो भी सा बोल के बोला ही नहीं आगे, और यहाँ पर वापस फटाक देकर कैसे बोल गया, ठीक है। और सारे रास्ते जाते टाइम ये कहता रहा, किसको कहता रहा? कि मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ता, अगर आपने रोका नहीं होता। आपकी इंसल्ट की ये बादशाह, ठीक है, आप तो भारत के पूरे बादशाह हो, और एक इंसल्ट कर जाता आदमी, अपने से छोटी रियासत का आदमी है बीकानेर का, वो तुम्हारी इंसल्ट कर जाता है। ऐसा अपन कैसे वीर होकर सहन कर सकते हैं? थोड़ी देर तो मालदेव को एहसास नहीं हुआ कि मैं वीर हूं ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। लेकिन जब कोई बार बार कहता है कि तुम भगवान के अवतार हो, भगवान के अवतार हो, भगवान के अवतार हो घर में, ठीक है, तो ध्यान रख लीजिएगा जब अपन बच्चे होते तो अपन को भी रियलाइज होने लग जाता है कि यार वास्तव में मैं कोई भगवान का अवतार तो नहीं हुई हूं। तो इसको भी वैसे वैसे रियलाइज होने लग गया कि वास्तव में मैं वीर हूं। ध्यान रख लीजिएगा। और मेरा अपमान किया, किसने अपमान किया? राव जैतसिंह ने अपमान किया। साले को सबक सिखाना ही पड़ेगा किसी भी कंडीशन में, ठीक है। और कहा जाता है कि मालदेव ने जैता और कुप्पा को साथ लेकर इस पर आक्रमण कर दिया। किस पर आक्रमण कर दिया? राव जैतसिंह पर आक्रमण कर दिया, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और कहा जाता है राव जैतसिंह बहुत बहादुरी से लड़ा, बहुत कम सेना थी, मात्र कहा जाता है कि इसके पास 150 सेना थी, इनके पास 40,000 की सेना थी। वो बेचारा छोटा सा राज्य था, अभी जम ही रहा था, और उसमें कहा जाता है कि ऐसा भयंकर युद्ध हुआ। दूसरी बात यह भी कही जाती है कि युद्ध करने आया ही नहीं था, बल्कि समझाने के लिए आया था कि ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, मैं ऐसा कोई द्वेषभाव तुमसे नहीं रखता हूं, तुम्हारी मैं अधीनता वगैरह सब कुछ स्वीकार करता हूं, ठीक है। और मेरा कहने का ये तात्पर्य था नहीं, लेकिन कभी कभी उल्टी मती अपनी भी होती है, अपन भी किसी ने कुछ और कहा होता है और वो सुन लेते हैं मेरे लिए कहा ही हो। तो कहा जाता है कि ये सारी कंडीशन हुई, और जैसे ही कहा जाता है कि सारी कंडीशन हुई तो कहा जाता है कि राव जैतसिंह जो 150 लोगों को लेकर समझाने के लिए आया था उसको लड़ना पड़ा। किससे लड़ना पड़ा? स्वाभाविक है, जीतेंगे कौन भाई? 40,000 की सेना, एक तरफ 150 की सेना, तो जीतेंगे कौन भी? आपके मालदेव जीतेंगे। तो मालदेव जीत गए, और वीर गति को कौन प्राप्त हुआ? आपके राव जैतसिंह वीर गति को प्राप्त हुआ, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। कहा जाता है कि राव जैतसिंह का जो पुत्र है इसके बाद, वो कहा जाता है कि इस युद्ध से बहुत खिन्न हुआ, ठीक है। और कहा जाता है कि वो शेरशाह सूरी से सहायता मांगने गया, जो भारत का सम्राट है। नाम कौन सा है? शेरशाह सूरी। और वहीं से आक्रमण करने आएगा वो नेक्स्ट आपकी शेरशाह सूरी आएगा। कौन आएगा भाई आपके? शेरशाह सूरी आएगा। तो ये जो इंसिडेंट है वही कहलाता है आपकी, ये नाम कौन सा है? पाहेबा साहेबा का युद्ध, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो नेक्स्ट आगे हेडिंग डाल के लिख लीजिएगा बाकी हो तो। हाँ भाई, इधर से जोधपुर में तीनों युद्ध जीत चुका है जोधपुर वाला राजा। नमक नाम वाले थे, ना से नागौर। दौलत खान के सामने कौन सा हाथी को लेकर? दरिया जोश। फिर मा से मेड़ता, फिर का से काहुनी का बड़ा आपके स्पेशली बीकानेर का युद्ध, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। बीकानेर का युद्ध हुआ वो किससे हुआ? राव जैतसिंह से, ठीक है। और इस युद्ध को कहते क्या? पाहेबा साहेबा का युद्ध, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, पूरी राजस्थान हिस्ट्री पे तोतड़ा एक ही आएगा। कौन आएगा? जैतसिंह, बाकी कोई तोतड़ा नहीं हुआ है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो आपके जैतसिंह है वही हुआ है। नेक्स्ट आएगा, इधर से लगातार जीत रहा है, वो ये जीत रहा है। कौन जीत रहा है? मालदेव। मालदेव जैसे जैसे जीत रहा है तो वैसे वैसे भारत का एक शासक हार भी रहा है, और उसका ये नाम है, नाम कौन सा है? हुमायूं। इन दोनों की किस्मत सालों की उल्टी लिखी है भगवान ने, ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ तो भगवान जब लिख रहे थे तो एक तरफ मालदेव को रखा था, एक तरफ इसको रखा था। किसको रखा था? हुमायूं को रखा था, ध्यान रख लीजिएगा। कहा था कि मालदेव युद्ध जीतेगा, हुमायूं हारेगा। मालदेव को बीवी मिलेगी, हुमायूं को नहीं मिलेगी, भाग जाएगी, यूं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ऐसे इन दोनों के कॉम्बिनेशन भगवान ने बनाया था। तो कहा जाता है कि इधर से मालदेव 3 युद्ध जीता है, तीनों युद्ध हारा है इधर से। दूसरा
दूसरी जगह पर। और वो कौन सा हारा है आपके? हुमायूं। चौसा का युद्ध हुआ है, कन्नौज का युद्ध हुआ है, बिलग्राम का युद्ध हुआ है, ऐसे 2-3 युद्ध और हुए। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और सारे के सारे से यह हारा है, शेरशाह सूरी नामक एक इंसान से हारा हुमायूं, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, हुमायूं सबसे ज्यादा यकीन रखता था, वो किस्मत में यकीन रखता था। किसमें? किस्मत में। ठीक है, वो यही कहता था, ये सेंटेंस उसी का है कि अगर आप चाहते हो या फिर अगर आपकी किस्मत चाहती है कि आपको गर्त में ले जाएगी, तो उस या फिर आप चाहते हो कि मैं मेहनत से बहुत ज्यादा आगे बढ़ूं, लेकिन किस्मत चाहती है कि आप गर्त में ले जाओ, तो आप कितनी भी मेहनत करोगे, किस्मत को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता, वो जैसे आपको ले जाना चाहेगी वैसे ही ले जाएगी। ठीक है, और कहा जाता है कि इसके लिए वो हमेशा एक अपने दूत को साथ रखता था, उसका नाम मुल्ला सुर्ख था। कौन सा नाम था? मुल्ला सुर्ख। इसी के लिए कहा जाता है कि लाइब्रेरी बनवाई थी इसने, तो ये एक लाइब्रेरियन था, किताबें मैनेज करने का काम करता था। ठीक है, इसके काल में एक फेमस पुस्तकालय था दिल्ली में, जिसको कहा जाता है दीन पनाह। कौन सा कहा जाता है? दीन पनाह, ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, सबसे पढ़ा लिखा अगर कोई बादशाह हुआ है तो वो ये हुआ है, नाम कौन सा भी आपके? हुमायूं। ठीक है, और पढ़ाई लिखाई में और एटीट्यूड में, दोनों में रात दिन का अंतर होता है। जो पढ़ लिख ज्यादा जाएगा उसमें एटीट्यूड नहीं आ पाएगा, विनम्र रहेगा। ज्यादा पढ़ लिख जाएगा वो आधा अधूरा कासरा नहीं, वो तो खतरनाक एटीट्यूड वाला होता है। ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा पढ़ लिख जाएगा वो हमेशा विनम्र रहेगा। ठीक है, जो भी बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं होगा वो हमेशा कैसा होगा? एटीट्यूड वाला होगा, और खतरनाक एटीट्यूड वाला होगा। अकबर है, वो बिल्कुल अनपढ़ है, अकबर एक भी दिन स्कूल नहीं गया। ठीक है, अकबर को कुछ भी पढ़ना नहीं आता है, ध्यान रख लीजिएगा। अकबर ऐसे लिखता था, कोई भी शब्द आप उसको लिखवा दोगे तो ऐसे लिखवाता था, ऐसे, ये ऐसे। ठीक है, जैसे आपने अयु कोई तो इस तरह से बढ़ाता है और कोई अयु इस तरह से बढ़ाता है, यूं करके यूं, तो अपन को समझना पड़ता है कि ये इसने अ लिखा है। क्या लिखा भी आपके? अ लिखा है। वो सामने वाला जो रीडिंग करता है उसको समझना पड़ता है। ऐसा ही अकबर भी लिखता था आपके, इसीलिए इसकी लिपि का एक अलग नाम है नस्तालिक लिपि, क्योंकि भाई शासक बन गया है, और शासक बन गया इसके बाद ये थोड़ी कहा जाता कि उसकी हैंडराइटिंग खराब है, नहीं तो मार देता वो। तो ऐसी कंडीशन में उसको कहा जाता था अकबर है वो आपके नस्तालिक लिपि का प्रयोग करते हैं। इस लिपि का प्रयोग कोई करना जानता ही नहीं है, यूं कहता था, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, और अकबर को शाह तो बनाना ही नहीं आता था, ये ऐसे करके ऐसे शाह बनाना आता वो तो बनाता ही नहीं था, ये ऐसे शाह बनाता था वो, ध्यान रख लीजिएगा। अपन कई सारे लोग ऐसे बनाते हैं अभी भी। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो उनकी भी लिपि ध्यान रख लीजिएगा नस्तालिक ही है। कौन सी है? नस्तालिक, अलग लिपि उनकी होती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे अपन पढ़ रहे हैं, वो ये शासक पढ़ रहे हैं, नाम कौन सा है आपके? हुमायूं। और वो हमेशा इसी को साथ में रखता था, किसको? है कौन सी पोस्ट पर? लाइब्रेरियन। कौन सी पोस्ट पर? लाइब्रेरियन। हुमायूं कहता था तू बता, किताब देख, पंचांग देख, और सुबह सुबह में बता आज मेरे साथ कौन कौन सी घटनाएं होने वाली है। ठीक है, अगर ये मुल्ला सुर्ख बोल देता कि मान लो उसको घटनाएं बतानी पड़ती थी कि आपके भविष्य में लिखा हुआ है 10 बजे आप खाना खाओगे, 11 बजे आप चाय पियोगे, ठीक है, 12 बजे आप पेशाब करने जाओगे। अगर किसी दिन बताना भूल गया 12 बजे तुम पेशाब करने जाओगे, तो वो कहता था मेरे भाग्य में ही नहीं लिखा हुआ है, ध्यान रख लीजिएगा, मैं तो आज जाऊंगा ही नहीं। ऐसा अगर कोई शासक हुआ तो वो हुमायूं हुआ है। तो नेक्स्ट है कि मुल्ला सुर्ख था, वो पल पल के अपडेट देने वाला था, उसको ये हमेशा साथ में रखता था और कहता था कि आज मेरे भविष्य में लिखा हुआ क्या है ये बता। मुल्ला सुर्ख हर बार बताता था। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। जब भी ये कह देता था कि ये युद्ध आप जीत पाओगे, मुझे ऐसा लगता नहीं है यूं, तो हुमायूं सरेंडर कर देता था कि नहीं, अपना युद्ध ही नहीं करना है भाई, जब लग ही नहीं रहा है जीत पाओगे यो, तो फालतू काम का युद्ध करके मैं मेरे सैनिकों को मरवाऊं क्या। तो चौसा का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, कन्नौज का युद्ध हुआ, उसमें 99% हुमायूं लड़ाई हुई। ठीक है, अचानक आक्रमण हुआ, वो शेरशाह सूरी ने किया। किसने किया आपके? शेरशाह सूरी ने किया। तीनों युद्धों में पराजित हुआ वो यही हुमायूं पराजित हुआ है। जब हुमायूं पराजित हो रहा था तो वो भाग रहा था यहाँ से, तो वो रेगुलर बता रहा था कि आप यहाँ से किधर जाओगे, किधर जाओगे, किधर जाओगे, आपका कहाँ पर लिखा हुआ है। उसने कहा कि ईरान जाऊंगा, यूं लिखा हुआ है। तो कहा जाता है हुमायूं यहाँ से भागते भागते पहुंच रहा था, वो ईरान पहुंच रहा था। कहाँ पर पहुंच रहा था? ईरान पहुंच रहा था। बीच में कहा जाता है मालदेव जब हुमायूं भाग रहा था शेरशाह सूरी से बचकर, तो इस मालदेव ने कहा कि आपके स्पेशली मैं तुम्हें आश्रय देना चाहता हूँ। ठीक है, आसरा देना चाहता हूँ का मतलब मैं तुम्हें मेरे यहाँ पर ठहराना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी आव भगत करना चाहता हूँ, ध्यान रख लीजिएगा। और उसने इसके लिए बात करने के लिए 3 लोगों को भी बुलाया था कि मैं इस शासक को तुम्हारा जो भाग रहा है उसको आसरा दे देता हूँ। आसरे से 3 नाम थे, एक तो अ से था, एक स से था, और एक कौन सा था भाई आपके? र से था। अ से था वो अतका खान था। क्या था?
अक्का खान था। स से मीर समंदर, समंदर नाम था, क्या था? समंदर। और र से था रायमल सोनी, क्या नाम था? रायमल सोनी। तो तीनों के एक एक अक्षर मिलाओगे तो एक शब्द बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा भाई? आपके आसरा बन जाएगा, ध्यान रख लीजिएगा। तो इन 3 लोगों के साथ वार्तालाप भी किया था कि मैं तुम्हारे शासक को आसरा देना चाहता हूं, इसलिए तुम लोग आओ और यहाँ पर ठहरो। हुमायूं पहले पूछेगा किससे? मुल्ला सुर्ख से पूछेगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो उसने मुल्ला सुर्ख को बुलाया, कहा कि मेरा भविष्य कहता क्या है, ध्यान रख लीजिएगा। तो उसने कहा तुम्हारा भविष्य आज का तो कहता है। मुल्ला सुर्ख आगरा से चल रहा था, आते आते थक गया था, तो वहां पर एक फेमस मंदिर था जिसको अपना कहा जाता है, वो जोगी तीर्थ कहा जाता है। कौन सा तीर्थ कहा जाता है? जोगी तीर्थ। कहा है कि ये पास में मंदिर है जोगी तीर्थ, वहां पर आप बैठोगे, थोड़ी देर आराम करोगे, यूं भविष्य कह रहा है, ध्यान रख लीजिएगा। हुमायूं कहता कभी डेरे डालो, पहले बैठो, जब भविष्य कह रहा चला अपन जा कहां रहे, ठीक है, आगे बिल्कुल नहीं जाना भविष्य से। तो कहा जाता है कि इसने जोगी तीर्थ में रुका, वहीं पर मालदेव के दूत आए और उन्होंने 3 लोगों से बात की कि हम तुमको आसरा दे देते। एक किससे बात की? अक्का खान से बात की। दूसरे किससे बात की? मीर समंदर से बात की। तीसरे किससे बात की? रायमल सोनी के साथ बात की, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ये तीनों जाकर किसको कहेंगे? हुमायूं को कहेंगे, ध्यान रख लीजिएगा। कि मालदेव है वो कह रहा है कि हम तुम्हें यहाँ पर ठहराने के लिए तैयार है, ध्यान रख लीजिएगा। हुमायूं किससे पूछेगा? मुल्ला सुर्ख से पूछेगा कि भाई मेरा भविष्य बता, क्या बता रहा है, ठीक है। तो इसने कहा कि मुझे मालदेव पर भरोसा नहीं है, मालदेव हमेशा विश्वासघात करता है। बेचारा जैत सिंह था, उसने एक से शादी करवाई थी इसकी। किससे करवाई थी? जेत पाली का जैत सिंह था, उसने अपनी बेटी से शादी करवाई थी। किससे शादी करवाई थी? स्वरूप सिंह से। और इसके मन में लालच आया, क्या लालच आया? जाली रानी से भी शादी करो। लूणकरण ने उसने की बेटी से शादी करवाई थी इसकी, उमादे से। इसके मन में लालच आया, किसको रोकूं? वीरमदेव बहुत अच्छा इसका दोस्त बना था, इसके मन में लालच आया कि क्या लूं इससे? अरे घोड़ा कहाँ ले रहे हो, मैंने पूरा हाथी बताया, तुम घोड़ा ले रहे हो। लग नहीं लग रहा है यार, गजब के लोग। अभी तक चीख चीख कर कह रहा हूँ भाई हाथी ही लेगा यो, और तुम कह रहे हो नहीं घोड़ा लेगा। वो ठीक है, कभी भाई 10 मिनट दिए और आपने इतनी लंबाई कम कर लिया, हाथी से घोड़ा ले 2-4 दिन हो गए तो आप बकरी पर ले आओगे, ठीक है। मालदेव को दूध पीना अच्छा लगता था यो, ठीक है, और एग्जाम तक आप उसको मकोड़ी या कीड़ी पर ले आओगे, तो इससे थोड़ी चलेगा, ध्यान रख लीजिएगा। तो कहा जाता है कि मुल्ला सुर्ख को पूछा, मुल्ला सुर्ख ने कहा मुझे इस आदमी पर बिल्कुल विश्वास नहीं है, ठीक है। जैत सिंह शाला पिला रहा था, वो पानी और सा पिला रहा था, उससे उसने युद्ध कर दिया। तो बिल्कुल अगर कोई व्यक्ति है जिस पर विश्वास नहीं किया जा सके, वो यही है। कौन है भैया? आपके मालदेव। हुमायूं ने कहा कर व्यक्ति है कि नहीं है वो तू छोड़, क्या बता मुझे अपना भविष्य क्या कहता है ये बता, तू फालतू काम की बातें मत करिए, कैसा आदमी है कैसा नहीं आदमी है। मुल्ला सुर्ख ने चौपड़ियां निकाली, और चौपड़ियां निकाली तो उसने वही कहा भविष्य तो यही कहता है हम यहाँ पर जाएंगे नहीं। किसके पास नहीं जाएंगे भैया? आपके मालदेव के पास नहीं जाएंगे, बल्कि हम सीधा यहाँ से जा रहे हैं, वो आपके ईरान जा रहे हो, कह रहा है। मालदेव ने कहा जल्दी, अरे सॉरी, हुमायूं ने कहा जल्दी डेरे समेटो, अपन को जाना है, भविष्य ले जा रहा है। कहां पर ले जा रहा है? ईरान ले जा रहा है, फारस ले जा रहा है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। इस बीच कहा जाता है कि वो चलता चलता ये मुल्ला सुर्ख था, वो तुम्हारा थक गया, तो जैसे ही थक गया तो पंजाब की तरफ गए, और मुल्ला सुर्ख थक गया, और मुल्ला सुर्ख जैसे ही थक गया तो कहा जाता है भाई यहाँ से चला रेगुलर, और वो तो फिक्स था, हुमायूं था मतलब फिक्स, कि उसने कहा भविष्य क्या कह रहा है यो, तो ईरान जाएंगे यो भविष्य कह रहा, बीच में ये रुकता भी नहीं था। बीच में अगर भविष्य कह रहा हो पानी पीना है तो ये पानी पीता था, अगर बीच में भविष्य कह रहा हो पेशाब जानी है तो ये पेशाब जाता था। बाकी भविष्य अगर ईरान के जाना यूं कह रहा है तो फिर रुकने का कोई मतलब ही नहीं है, यूं कहता था हुमायूं, तो ध्यान रख लीजिएगा। तो पंजाब जाते जाते थक गया, और जैसे ही थक गया तो मुल्ला सुर्ख ने किताब वापस निकाली कि भविष्य कह रहा है तुम्हारा कि यहाँ पर हम कुछ दिन रुकेंगे, यो भी कह रहा है, ध्यान रख लीजिएगा। तो वहां पर हुमायूं पंजाब में कुछ दिन रुका था, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। फिर इसको कहा अब अगले ही सेकंड, ये तो वापस पूछता था 10 मिनट बैठ के, अब भविष्य क्या कह रहा है यूं बताइयो। तो बेचारा मुल्ला सुर्ख बहुत ज्यादा यहाँ से चलते चलते जाते जाते थक गया। तो उसने कहा था कि एक कुटिया थी वहां पर, ठीक है, मेरे गुरु हमदानी की, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में उसने वापस बताया कि आपका भविष्य तो ये कह रहा है कि आप इस कुटिया में जाएंगे, यूं कह रहा है। तो वो कहा जाता है कुटिया में गया हुमायूं। फिर उसने वापस पूछा ये अब भविष्य क्या कह रहा है, तो कहा जाता है कि यहाँ पर जो गुरुजी इस कुटिया के मालिक है उनके आप शिष्य बनोगे, ऐसा कह रहा है। मुल्ला सुर्ख टाल रहा था कि थोड़े दिन भाई रहने दे, फालतू काम का इतना चलाए नहीं हो, ठीक है। वो उसको गुरु बना लिया। फिर कहा कि अब भविष्य क्या कह रहा है ये बताइए, ठीक है। अब उसको अगर फिर कहता कि कहाँ जाना,
ईरान जाना है। तो हुमायूं तो तैयार था कि चलो अपन ईरान जाने। सबसे बड़ी बात यह थी हुमायूं बैठा रहता था किस पर, घोड़े पर, ठीक है, या रथों पर बैठा रहता था, और बाकी सारे लोग थे वो क्या करते थे, पैदल चलते थे, ध्यान रख लीजिएगा। और पैदल उसमें कौन चलता था, मुल्ला सूर। तो टांगे दुखती थी वो इसी की दुखती थी। वो सोच रहा है कुछ दिन तक यार मैं यहाँ पर बैठा रहूं, फिर अपन जाए, साला शेरशाह सूरी आए तब जाएंगे, ये तो भगा ही रहा। मैंने एक बार कह दिया कि ये ईरान अपन जाएंगे, ये ऐसा कह दिया ये तो ईरान ले जाकर छोड़ेगा। और ईरान का आता कहां पर है, तो सबसे पहले भारत है, भारत के बाद पूरा पाकिस्तान क्रॉस करता है, पाकिस्तान के पास साला इराक पूरा क्रॉस करना है, इराक के बाद जाके ईरान आता है। इतना दूर है ईरान, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। आधे भारत को कवर करो, इतना ईरान दूर है, यहाँ कोई पास में नहीं है। तो वहां पर जाते जाते ये तो घोड़े पर बैठा बैठा चलता रहेगा, तो इसको तो कुछ होगा नहीं, मैं तो मर ही जाऊंगा। तो मुल्ला सुर्ख वहां पर फिर कहता है कि वो वापस पूछता है कि मैंने इनको गुरु बता दिया, अब तेरा भविष्य क्या कहता है ये बता। तो कहा जाता उसी समय उस गुरु की एक लड़की निकल गई जिसका नाम था हमीदा बानो। कौन सा नाम था, हमीदा बानो। और इसको अच्छा आइडिया मिला, किसको अच्छा आइडिया मिला, मुल्ला सुर्ख को। कहेगा क्या कि भविष्य तुम्हारा ये कहता है कि तुम यहां पर रहोगे, 1 साल तक रहोगे और निकाह करोगे। किससे निकाह करोगे, हमीदा बानो बेगम से निकाह करोगे, ये कहता है। और नेक्स्ट आगे कहा जाता है अगले साल तुम्हारा पुत्र उत्पन्न होगा, ये कहा जाता है। और उस पुत्र का नाम होगा वो अकबर होगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि उस हुमायूं ने तुरंत कहा कि वो जो मीर अली हमदानी था उसको कहा कि भैया बेटी ला तेरी, हमारा भविष्य कह रहा है, अब क्या करनी पड़ेगी, हमें शादी करनी पड़ेगी। कहा जाता है हमीदा बानो बेगम को भी बुलाया, बेचारी 15-16 साल की मुश्किल से हुई थी, लेकिन भविष्य कह रहा था, तो तुरंत क्या करवा दी भैया, आपके शादी करवा दी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और कहा जाता है वहां पर शादी की। इसके बाद में कहा जाता है जितने दिन भविष्य को बोला था उतने दिन वो वहां पर रहा, और इसके बाद नेक्स्ट आगे वो ईरान के लिए चला गया। वहीं पर इनका पुत्र बाद में उत्पन्न हुआ, उसका नाम क्या है, अकबर, ठीक है। तो हाईएस्ट भविष्य मानता है वो यही शासक मानता है। शासक कौन सा, हुमायूं। तो हुमायूं कहा जाता है मालदेव के पास सहायता मांगने के लिए आया, मालदेव ने सहायता भी दी है, लेकिन कहा जाता है जैसे ही सहायता दी है इसके बाद हुमायूं नट गया और इस मुल्ला सुर्ख के कहने पर, भविष्यवक्ता के कहने पर यहाँ से चला गया। और यहाँ से किस प्रदेश के लिए निकल गया, वो आपके ईरान के लिए निकल गया, ठीक है। नेक्स्ट आगे उधर से कहा जाता है राव जेतसी का बेटा नागराज, जेतसी मारा गया युद्ध में, तो वो नागराज गया, वो उसको बुलाने के लिए गया, किसको, शेरशाह सूरी को बुलाने के लिए गया कि हमारे वहां पर एक शासक है बहुत परेशान कर रखा है। उसने कहा जाता है कि आपके नागौर में दौलत खान लोधी को मारा, जो मुसलमान था, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। दौलत खान को मारा, स्पेशली लोधी नहीं था। जालोर है, उसमें सिकंदर खान एक था, उसको और मारा है। पूरे वेस्टर्न राजस्थान पर कब्जा कर लिया। और अगर तुम नहीं सावचेत रहे तो बहुत जल्दी वो दिल्ली पर भी आक्रमण करने की तैयारी कर सकता है, बहुत ताकतवर है। शेरशाह सूरी भविष्य नहीं मानता था, वो हमेशा आपके देखता था कि आगे वाला समय कौन सा आ रहा है। हाँ, एक चीज यहाँ पर दिलचस्प बहुत ज्यादा है कि भविष्य मान कौन रहा है, हुमायूं मान रहा है। और भविष्य कौन नहीं मान रहा है, शेरशाह सूरी नहीं मान रहा है, ठीक है। हुमायूं यहाँ से भाग रहा है, किसके कहने पर भाग रहा है, मुल्ला सुर्ख के कहने पर भाग रहा है, ध्यान रख लीजिएगा। और नेक्स्ट आगे कहा जाता है कि इस मुल्ला सुर्ख के कहने पर ये भागते भागते ईरान गया। और ईरान में जाने के बाद उसने पूछा अब भविष्य क्या कह रहा है ये बता। तो उसने सीधा सीधा ये कहा कि आप वापस भारत के सम्राट बनोगे, ये कह रहा भविष्य, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। बोले भारत का सम्राट कैसे बनूंगा, यू कह रहा है। तो उसने फिर कहा कि शेरशाह सूरी अब मरेगा, क्या होगा भाई, आपके मरेगा। वो हुमायूं कह रहा साला वो तो अभी मुझसे छोटा है, 5-7 साल तो मुझसे अभी छोटा है, तो वो मेरे से पहले कैसे मरेगा। तो फिर मुल्ला सुर्ख कह रहा है कि वो 100% अभी एक दुर्ग पर आक्रमण करेगा। उस दुर्ग पर आक्रमण करने के दौरान एक तोप फटेगी, तोप का प्रयोग वही कर रहा होगा, आग लगा रहा होगा, अचानक बारूद बाहर नहीं निकलेगा और वो फटेगी। और फटेगी, इसके बाद शेरशाह सूरी वो क्या होगा भाई, आपके मरेगा। और जैसे ही मरेगा तो उस समय भारत में अव्यवस्था होगी और उस समय तुम जाओगे वापस। और नेक्स्ट आगे कहा जाता है तुम सम्राट बनोगे वापस। कहाँ के सम्राट बनोगे, भारत के सम्राट बनोगे। चाहे भविष्य कुछ होता हो या नहीं होता हो, ठीक है, किसी में भविष्य देखने की ताकत हो या नहीं हो ये अलग विषय वस्तु है, लेकिन वास्तव में ऐसा कैसा घटित जरूर हुआ कि शेरशाह सूरी मरा अगले कुछ सालों में और नेक्स्ट आगे वापस आया, वो वही आदमी वापस आया। कौन वापस आया, आपके हुमायूं वापस आया। एक ऐसा आदमी जिसने कभी भी ये नहीं किया कि मैं उससे युद्ध करूंगा, ठीक है, कभी भी उसने ये नहीं किया कि मेरी शासन व्यवस्था कमजोर है इसलिए युद्ध नहीं जीत पाया, लेकिन उसका बैठना लिखा था भारत के तख्त पर, तो वापस शासक बना। कौन शासक बना भाई, आपके हुमायूं शासक बना, ध्यान रख लीजिएगा। और इसी समय मुल्ला सुर्ख लास्ट में कहा जाता है मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ, उसमें मुल्ला सुर्ख मरा। लास्ट में जाते जाते वो एक बात और कह गया
कि आपकी जो सत्ता है वो तो कंप्लीट नहीं रहेगी, आप पूरा भारत जीत नहीं पाओगे, लेकिन एक बेटा है जो आप कुछ दिन पहले रहे थे कहीं पर, कहां पर रहे थे? पंजाब में। वहां पर एक लड़की थी जिससे निकाह किया था। किससे निकाह किया था? हमीदा। अच्छा, सीरियल में ये आती है हमीदा? आती होगी। अकबर की माँ थी हमीदा बानो बेगम, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो नेक्स्ट आगे, उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ आपके यहाँ से जाने के बाद, उसका नाम है अकबर। क्या नाम है? अकबर। और वो भारत का महानतम सम्राट बनेगा, पूरे भारत को जोड़ कर रख देगा, ठीक है। और कहा जाता है कि उसके टाइम पे जब उसको पुत्र की खुशी मिली तभी उसने कहा था कि ये भारत का महानतम सम्राट बनेगा, और लास्ट में यही हुआ कि भारत का सबसे महानतम सम्राट अगर कोई बना वापस तो वो वही बना। कौन बना भाई आपके? अकबर बना, जिसने भारत को, पूरे भारत को वापस जोड़ा 1000 सालों बाद, ठीक है। बीच में 1000 सालों तक भारत पर कोई, पूरे भारत पर राज नहीं कर पाया था। चंद्रगुप्त मौर्य लास्ट राज किया था, इसके बाद समुद्रगुप्त ने किया, और इसके बाद जो नेक्स्ट शासक हुआ वो यही हुआ। कौन हुआ आपके? अकबर हुआ है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये सारी घटनाएं वो इससे संबंधित है। किससे संबंधित है? हुमायूं से संबंधित है। नेक्स्ट आगे हेडिंग डाल दीजिएगा। नेक्स्ट आगे देखिएगा, बहुत सिंपल सी चीजें हुई है। एक युद्ध हो रहा है, नाम कौन सा है? गिरि सुमेल का युद्ध, ठीक है, यहां तक क्लियर। गिरि सुमेल में टोटल अक्षर कितने? 5। तो एक डेट को हुआ, वो डेट है 5। नेक्स्ट आगे जनवरी है, ठीक है, और आगे जो लिखा वो 1544 लिखा है। कितना लिखा है? 1544। 4 समान है, यहाँ पर समान शासक है, शक्ति वाले, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। एक तरफ मालदेव है, एक तरफ कौन सा भाई आपके? ये भारत का सम्राट है, ये जोधपुर का सम्राट है। मालदेव के 2 सेनापति है, कौन कौन से? एक तो कुपा और एक जेता। यहां तक आपके क्लियर है, ठीक है। यही 2 सेनापति है, वो मिलने के लिए गए थे पहले। कहां पर मिलने के लिए गए थे अपन? राव जेत सिंह के पास में, ठीक है। इसमें से एक उतावड़िया कौन सा है? कुपा, बहुत उतावड़िया है, ध्यान रख लीजिएगा। अब नेक्स्ट आगे अगला क्या क्या है वो देख लीजिएगा। हाँ, जेत सिंह का एक बेटा नागराज, क्या नाम है? और वो बुलाने गया उसको, किसको? शेरशाह सूरी को। कहा कि बहुत ताकतवर सम्राट है, और अगर तुमने नहीं अभी युद्ध किया तो नेक्स्ट आगे जीत जाएगा, तुम्हें चैलेंज कर देगा। कहा जाता है शेरशाह सूरी भी बिना सोचे समझे आया, और उसने एक डेरा डाला। पाली में 2 पहाड़ियां, एक तो सुमेल की पहाड़ी कहलाती है, एक कौन सी पहाड़ी कहलाती है? गिरी की पहाड़ी के पास डेरा डाला वो शेरशाह सूरी ने डाला। सुमेल पहाड़ी के पास डेरा डाला वो आपके इस शासक ने डाला। किसने? मालदेव ने डेरा डाला, ठीक है। दोनों इधर डेरा डाल के खड़े, सेना आमने सामने खड़ी है। इसके सबसे आगे 2 सेनापति खड़े, जिसमें से एक का नाम राव जेता है, एक का नाम क्या भाई आपके? राव कुपा, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। इधर शेरशाह सूरी का एक सेनापति है जिसको कहा जाता है खवास खान। क्या नाम था? खवास खान। रात में खवास खान और शेरशाह सूरी ने चर्चा की कि यार तगड़ी सेना लग रही है, 2 सेनापति भी, घोड़े भी बहुत ज्यादा, और लगभग 40-50 हजार सेना, दूसरी कई सारी चीजें हैं इसके पास जो अपने पास नहीं है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तलवारें हैं, तोपें हैं वगैरह मुझे सारी लग रही है। तो इसका मतलब ये तो तय है कि यार सेना बहुत ज्यादा है, और सेना बहुत ज्यादा है तो मुझे ये भी लगता है कि अगर लड़ेंगे तो बराबर कांटे का मुकाबला रहेगा। अपन गिरते पड़ते जीते तो जीते, नहीं तो हो सकता है क्या हो जाए भाई आपके? हार जाए। तो अपन को कोई चालाकी करनी होगी, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। एक बात और है, राजनीति में चालाकी की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, और वो भारत के राजाओं के पास था नहीं। सीधी सीधी बात है कि भारत के राजा हमेशा न्याय प्रियता का हवाला देते थे, धर्म प्रियता का हवाला देते थे, और उनकी राजनीति में कोई जरूरत नहीं रहती है। तो नेक्स्ट आगे कहा जाता है कि यहाँ पर जरूरत नहीं थी, लेकिन राजस्थान के राजा इन दोनों चीजों पर अड़े हुए थे। मालदेव है वो लगभग निश्चिंत था कि 100% जीतेंगे अपन ही, क्योंकि मेरे पास 2 तुरुप के पत्ते, उसमें से एक राव जेता और एक कौन सा भी आपके? राव कुपा। तो 100% तुरुप के पत्ते है, तो ये जीतेंगे तो अपन ही जीतेंगे, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और ये इधर से योजना बना रहे, कुछ ना कुछ चालाकी करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ। क्या चालाकी करो? तो सीधी सी एक ही चालाकी करनी है कि राजा का विश्वास है वो उसके सेनापतियों से हटा दो, या तो वो दोनों सेनापतियों को निकाल देगा तो अपन जीत जाएंगे, या फिर खुद राजा युद्ध से हट जाएगा तो भी अपन जीत जाएंगे, ठीक है। खवास खान कहता है शेरशाह सूरी से, तो ऐसा करे कैसे? तो बहुत नॉर्मल सी बात है। करना क्या है? तो करना यह है कि यहां से कुछ तीर चलाओ, ठीक है, और वो तीर ऐसे चलाओ कि वो डेरे में गिरने चाहिए, वो मालदेव के डेरे में गिरना चाहिए। किसके डेरे में? मालदेव के डेरे में गिरने चाहिए, ध्यान रख लीजिएगा।
और उनमें लैंग्वेज लिखी हुई हो, कागज लिखे हुए हो, वो जेता और कूपा के नाम पे लिखे हुए होने चाहिए। किसके नाम पे लिखे होने चाहिए? जेता और कूपा के नाम पे लिखे होने चाहिए। उन तीरों में लास्ट में पोटली बांध दो, कुछ कुछ सिक्के बांध दो, ठीक है। सिक्के जाकर गिरेंगे वो मालदेव के पास गिरेंगे और एक कागज निकलेंगे, और कागज ये निकलेंगे कि तुमने हमसे 20,000 रुपए मांगे थे, स्वर्ण सिक्के मांगे थे, हम तुमको ये दे देते हैं। ये 20,000 स्वर्ण सिक्के लेकर तुम चले जाओगे कल, हम ऐसी आशा करते हैं। और कल मालदेव को अपने जो गठबंधन हुआ है उसके अनुसार युद्ध अकेला करेगा, तुम साथ नहीं दोगे, और जैसे ही तुम साथ नहीं दोगे तो मैं जीत जाऊंगा। जेता को बीकानेर का राज्य दूंगा और कूपा को जोधपुर का राज्य दूंगा, और मालदेव को यहीं पर मैं शहादत को प्राप्त करवाऊंगा, ठीक है। सारा लिखा है और उसने डलवाया है मालदेव के डेरे में। मालदेव सुबह सुबह में उठा और वही कागज पढ़ा, और जैसे ही वो कागज पढ़ा तो उसको शक हुआ। किस पर शक हुआ भैया आपके? राव जेता और राव कूपा को शक हुआ। मालदेव ने इतनी सी गलती की कि उसने फर्स्ट में पूछ लिया, वो इसको पूछ लिया। किसको पूछ लिया? राव कूपा को पूछ लिया, जो अत्यंत क्रोधी स्वभाव का। अगर जेता को पूछा होता तो वो संभाल लेता कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। राव कूपा को पूछा, और राव कूपा को जैसे ही पूछा तो राव कूपा को पूछा तुमने विश्वासघात करने का प्रण लिया, कुछ रुपये लिए उनसे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। राव कूपा ने यही कहा तेरे को मुझ पर विश्वास है कि नहीं है ये बता, ठीक है। मालदेव कह रहा करे विश्वास की बात है कि नहीं है वो बात छोड़, तू सीधा सीधा बता तूने रुपये लिए कि नहीं लिए। वो एक ही बात कह रहा है कि तुझे विश्वास है कि नहीं है ये बता। अगर तुझे विश्वास है कि मैंने नहीं लिए तो मैंने नहीं लिए, और अगर तुझे ऐसा लगता है कि मैंने लिए हैं तो जा मैंने लिए, तुझे जो करना है वो कर दे, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अब स्वाभाविक है कि मालदेव को एक पल के लिए लगता था कि यार इसने क्या नहीं लिए होंगे, रुपये नहीं लिए होंगे, ठीक है, नहीं बिका होगा। लेकिन दूसरे ही पल उसको लगने लगता कि वास्तव में हो सकता है कि इसने भी विश्वासघात किया हो। किसने विश्वासघात किया हो? कूपा ने विश्वासघात किया हो, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि युद्ध का उद्घोष हुआ और इस मालदेव को डर लगा कहीं ये खुद मुझे पकड़वा नहीं दे, और ऐसी कंडीशन में कहा जाता है मालदेव था वो चुपचाप इस पहाड़ी से उतरा और युद्ध ही नहीं करना, तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है, ऐसा करके वो नीचे उतर गया। अब दो सेनापति बच गए। कौन से दो सेनापति? राव जेता और कूपा। और अगर वो पीछे पीछे नीचे उतर जाते तो कलंक लगेगा कि भाई उन्होंने जोधपुर राज्य की रक्षा के सेनापति थे फिर भी जोधपुर राज्य को बेच दिया। तो लड़ना था इसी, किसको लड़ना था? जेता और कूपा को। कूपा यहाँ पर भी तैयार नहीं हो रहा था। जब राजा उतर गया साला तो अपने क्यों लड़ना है, लेकिन उस जेता ने कहा नहीं, लांछन लगा वो अपन पर लगा, ठीक है, उसको धोना पड़ेगा, भले ही वीर गति को प्राप्त हो जाए तो भी धोना पड़ेगा। और कहा जाता है यहाँ पर दो अकेले लड़ने लगे। कौन अकेले लड़ने लगे भाई आपके? राव जेता और राव कूपा। इनके पास जितनी सेना थी उतनी ही थी, बाकी मालदेव की सेना आई ही नहीं, ठीक है। मालदेव की सेना अगर मालदेव नहीं लेकर उतरा होता तो 100% जीत जाते। कहा जाता है कि इन्होंने भयंकर रणनीति अपनाई, और भयंकर रणनीति में एक ही रणनीति अपनाई, घोड़े दौड़ाने अपनाए। क्या दौड़ाना? घोड़े। जो भी चपेट में आए उसको काट देना और दूर भाग जाना, ध्यान रख लीजिएगा। पैदल सेना की पकड़ में आना ही नहीं है, एक जगह पर रुक कर लड़ना ही नहीं है, भागते हुए ही लड़ना, ठीक है। और जैसे ही लड़ोगे 2-4 को इधर से मारा फिर भाग जाना है, उधर से आएंगे 2-4 को फिर मारा फिर भाग जाना है। किधर से कौन सा सवार आएगा और किसकी गर्दन उड़ाएगा ये पता ही नहीं लगना चाहिए, यूं किया। और कहा जाता है कि दोनों ने बहुत बारी बारी से, एक तरफ इधर से आक्रमण करता उधर निकलता, उधर से फिर आता इधर निकलता, इस तरह से कहा जाता है पूरी सेना ने आक्रमण किया। थोड़ी देर में कहा जाता है खवास खान सरेंडर हो गया, उसका सेनापति है वो, कि इनसे नहीं जीत सकते, ठीक है। शेरशाह सूरी तक ये दोनों पहुंचने वाले थे तो शेरशाह सूरी कहता है घोड़े से नीचे उतर गया कि साले अगर बाई चांस पास में आ गए और तलवार वलवार मार दी गर्दन कट ही जाएगी, ठीक है। और उसने कहा जाता है उस समय दुआ मांगनी शुरू कर दी कि हे अल्लाह इस एक दिन के लिए मुझे बचा ले, मैं कभी राजस्थान की तरफ मुड़कर देखूंगा भी नहीं, और मुड़कर देखूं तो नहीं देखूं बाढ़ में जाए, लेकिन कभी इधर पग भी नहीं रखूंगा, ध्यान रख लीजिएगा। और इस तरह से कहा जाता है कि वो दुआ मांगने लगा, और उसी समय कहा जाता है पूरी कंडीशन हो गई थी इन दोनों के हारने की, ठीक है, सॉरी शेरशाह सूरी के हारने की। इसी समय कहा जाता है कि एक रिजर्व सेना लेकर आया, उसका नाम था जलाल खान जलवानी। क्या नाम था? जलवानी। और वो अचानक पीछे से निकला, ध्यान रख लीजिएगा। और उस सेना के बारे में पता नहीं था, वो इन दोनों को पता नहीं था। किनको? राव जेता और राव कूपा को पता नहीं था, ठीक है। और कहा जाता है कि वो जैसे ही राउंड में दौड़ रहे थे वैसे वैसे इनका पीछा किया वो जलाल खान जलवानी ने किया।
और कहा जाता है जैसे ही पीछे किया तो पीछे से वार किया, वो इनको पता ही नहीं था, तीरों से वार किया तो कहा जाता है कि दोनों गिर गए घोड़ों से और वीर गति को प्राप्त हो गए। अगर ये 10 मिनट और रह जाते या फिर आधा घंटा और रह जाते तो खत्म था। कौन खत्म था? शेरशाह सूरी खत्म था। ठीक है, शेरशाह सूरी डर के मारे घोड़े पर भी नहीं चढ़ा अभी तक, ध्यान रख लीजिएगा। और जलाल खान जलवानी द्वारा पीछे से तीर चलाए जाने के कारण दोनों वीर मारे गए। कौन मारे गए? राव जेता और राव कुपा। अब जैसे ही दोनों मारे गए तो दूसरा कोई नेतृत्व करने वाला रहा नहीं, सारी सेना थी वो बिखर गई। और सारी सेना थी वो बिखर गई तो तब कहा जाता है कि शेरशाह सूरी ने कहा कि मैं आज एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए क्या खो बैठता, हिंदुस्तान की पूरी बादशाहत खो बैठता। ठीक है, यहाँ पर बाजरे के अलावा कुछ होता भी नहीं है। भाई जोधपुर में क्या होगा? बाजरा। और जोधपुर में बाजरा कितना होगा कि भाई बरसात होगी उतना, मुट्ठी भर बाजरा होगा और कुछ यहाँ पर होता नहीं है, मिनरल्स निकलते नहीं है, पानी है नहीं बिल्कुल। ठीक है, और कहा जाता है कि ये तो ठीक हुआ कि जलाल खान जलवानी पीछे से आ गया, नहीं तो आज एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए क्या खो बैठता मैं, हिंदुस्तान की बादशाहत खो बैठता। वहां से ये जोधपुर में भी नहीं गया, वापस रवाना हो गया सीधा सीधा दिल्ली की तरफ। कौन रवाना हो गया? शेरशाह सूरी। खवास खान ने कहा अब तो अपन जीत गए, जश्न मनाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जश्न करना चाहिए और यहाँ पर आयोजन करना चाहिए। वो गए चुप बैठ साले, अभी भी इनकी रिजर्व सेना पूरी है और इनका राजा जिंदा है। कौन राजा जिंदा है? मालदेव। अगर बाई चांस उसको पता लगा कि इतनी वीरता से उन्होंने युद्ध किया और शाहजहां गिरता पड़ता, शेरशाह सूरी गिरता पड़ता जीता है तो वापस युद्ध होगा, और वापस युद्ध होगा तो उस समय अपन फिर नहीं जीत पाएंगे। तो मैं यहाँ से चुपचाप चला जाता हूँ, जोधपुर का शासन प्रबंध तुझे सौंप देता हूँ। किसको सौंप देता हूँ? खवास खान को। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और इसमें मैसेज ये जाएगा कि शेरशाह सूरी यहाँ से चला गया है, रिजर्व सेना यहाँ पर रही है और उसकी कई सेनाएं वो शेरशाह सूरी के पास भी है, तो मालदेव आक्रमण नहीं करेगा, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, और कहा जाता है कि इसके बाद जो मालदेव है वो आपके बादराजुन सोजत वगैरह मेरा वहीं पर उसकी उम्र भी थी, ध्यान रख लीजिएगा। और जोधपुर पर अधिकार रहा वो खवास खान का रहा। किसका रहा? अभी आपके खवास खान का रहा। ठीक है, तो 2-3 सेंटेंस आएंगे। गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ? 5 जनवरी। डेट सन कौन सा? 1544। ठीक है, उसके 2 सेनापति कौन थे? जेता और कुपा थे। ठीक है, वो लास्ट में रिजर्व सेना लेकर आया, उसका नाम क्या था? जलाल खान जलवानी। उसका काम यही था लास्ट में जलवा बिखेरना, बाकी कोई काम नहीं है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, और जोधपुर दुर्ग की शासन व्यवस्था किसको सौंपी है? खवास खान को। 4 चीजें, इसके अलावा और कोई चीज नहीं है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, हाँ, ये एक युद्ध कहा जाता है कि मालदेव उपस्थित नहीं था लेकिन हारा। इससे पहले मालदेव ने टोटल 52 युद्ध किए थे। कितने युद्ध किए थे? 52 युद्ध किए थे, और इसीलिए उसको कहा जाता 52 युद्धों का विजेता कहा जाता। कितना युद्धों का? 52 युद्धों का। अब जब 52 युद्ध किए पूरे राजस्थान के वाइड एरिया पर उसने अधिकार किया, तो इसीलिए इसको हिंदू बादशाह कहा जाता। बादशाह सारे मुसलमान होते थे, लेकिन हिंदुओं का भी एक राजा ऐसा है जिसने बहुत ज्यादा क्षेत्र पर अधिकार किया है, तो हिंदू बादशाह कहा जाता था। वो किसको कहा जाता था भैया? मालदेव को कहा जाता था। ठीक है, 52 युद्धों का विजेता कहा जाता था, वो भी इसी को कहा जाता था। ठीक है, बहादुर योद्धा कहा जाता था, वो भी इसी को कहा जाता था, ध्यान रख लीजिएगा। और मारवाड़ का शक्तिशाली योद्धा अगर कहा जाता था तो वो भी इसी को कहा जाता था। तो आपके 4 स्पेशली उपाधियां हैं इसकी। एक तो मैंने ये लिखा है, ये कौन सी है? 52 युद्धों का विजेता। हाँ, एक नेक्स्ट आपकी ये राजा है मारवाड़ का। कौन सा राजा भैया आपके? बहादुर राजा। और एक और है वो ये राजा मारवाड़ का। कौन सा राजा भैया आपके? शक्तिशाली राजा। ये कहा है वो आपके एक आदमी ने कहा है, उसका नाम फरिश्ता है। श से श मिलता है, सेम टू सेम, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, ब से यहाँ पर ब मिलता है, और वो आपके एक शख्स ने कहा है, उसका नाम ये, नाम कौन सा है? बदायूं। और 52 युद्धों का विजेता ऐसे ही कहा जाता है। एक और इसकी उपाधि है वो आपकी ये, नाम कौन सा भी आपके? हिंदू बादशाह। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो नेक्स्ट आगे ये इसके बारे में नॉलेज है। नेक्स्ट, यहाँ तक तो आपको याद हो गया, नहीं याद है तो भी याद हो जाएंगे धीरे धीरे। बराबर आगे देखो, अपन अगला राजा पढ़ रहे हैं। राजा कौन सा? रावचंद्र सेन। 41 में जन्म है। महाराणा प्रताप का जन्म 40 में। 40 के बाद जो जन्म है वो इसका है 41 में। जो बड़ा है वो थोड़ा ज्यादा महान होगा, महाराणा प्रताप थोड़े ज्यादा महान हो गए, चंद्र से थोड़े कम रह गए। जन्म भी बाद में हुआ बेचारे का। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और मृत्यु पहले होगी, 1581 में ये मर गए। महाराणा प्रताप 1597 में मरे। टाइम ज्यादा मिला उनको तो ज्यादा महान हो गए, इनको टाइम कम मिला तो कम महान हो गए, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, पिता का नाम राव मालदेव है। कौन सा है? राव मालदेव। राव मालदेव की 2 बीवियां,
ठीक है, 2 क्या 10-15 थी, लेकिन उनमें से 2 मैंने, एक तो लाछलदेह है और एक स्वरूपदेह है, और 2 बीवियों को बनाना चाहता लेकिन वो भाग गई है। कौन कौन सी? उमादेह और बारमली, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, उमादेह और बारमली में से भागने का ज्यादा दुख किसका होगा? एक तो उमादेह और एक नेक्स्ट आगे बारमली है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, उन दोनों में से दोनों चली गई है, दूर चली गई है उससे। ठीक है, उमादेह तो चली गई है, तारागढ़ चली गई है, फिर वापस आई है, फिर नेक्स्ट आगे गुरोज चली गई है, और बारमली है वो कोटड़ा चली गई है। मालदेव को ज्यादा दुख किसका होगा? इन दोनों में से कौन सी बगी इसका ज्यादा दुख होगा? बारमली बगी उसका ज्यादा दुख होगा। ठीक है, इंसान का कॉमन सेंस माइंड होता है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, कि वो भाग गई है उसका ज्यादा दुख है, और वो भी सबसे ज्यादा दुख इस बात का वो किसी और के साथ भागी है, बाघा के साथ भागी है, तो उसका ज्यादा दुख है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। कहा जाता है मालदेव को बहुत दुख हुआ और उसने सोच रखा था कि साला ऐसा कुछ नया निर्माण करूं जिससे किसी को भी कोई भाग ही नहीं सके। ठीक है, उसके दरवाजे मैं खोलूं तो ही खुले, बाकी खुले ही नहीं। तो उसने कहा जाता है जोधपुर शहर के चारों ओर परकोटा बनवाया, और उसी परकोटे को रानीकोट परकोटा कहते हैं। कौन सा परकोटा? रानीकोट। सारे को कहा था कोई भी लेडीज है, रानी है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, भागनी नहीं चाहिए। जब भी यहाँ पर आएगी और गेट से निकलने की कोशिश करेगी, उससे पहले दरबारियों को सूचना देनी होगी। किसको देनी होगी? मालदेव को देनी होगी। किसको देनी पड़ेगी? ताकि भविष्य में कोई भी बारमली भाग ही नहीं सके। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो इसीलिए उसने इसका निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? रानीकोट। जोधपुर शहर के चारों ओर एक परकोटा, जहां पर लगभग ये तय है कि कोई भी लेडीज जा ही नहीं सकती थी जोधपुर की, और ये व्यवस्था की थी वो इसी ने की थी। इसकी 2, 4, 5 बीवियां थी, उसमें से सबसे बड़ी बीवी थी, उसका नाम लाछलदेह था। कौन सा था? लाछलदेह, राजसमंद की रहने वाली है, और इसके बेटे का नाम राम है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, सबसे छोटी बीवी थी, उसका नाम स्वरूपदेह था। कौन सा था? स्वरूपदेह। और उसके 6 बच्चे थे, जिसमें से सबसे बड़े का नाम उदय सिंह था, सबसे छोटे का नाम चंद्रसेन था, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे, राव मालदेव को इन दोनों में सबसे ज्यादा पसंद थी। वैसे लगभग सब में सबसे ज्यादा पसंद थी उमादेह के बाद में वो यही थी। कौन थी भाई आपके? स्वरूपदेह ही पसंद थी। लगभग राव मालदेव है वो इसी की बात मानता था। किसकी बात मानता था? स्वरूपदेह को। सिर्फ एक काम के अलावा, एक काम के अलावा का मतलब दूसरी जो शादी करनी है उसमें इसको नहीं पूछता था, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, बाकी सारे कामों में ये स्वरूपदेह की बातें मानता था। तो स्पेशली कहा जाता है कि स्वरूपदेव की बातें मानता है तो स्वाभाविक है स्वरूपदेव का बेटा शासक बनेगा, और ये शासक बनेगा वो कंफर्म हो गया। कौन सा शासक बनेगा? उदय सिंह। उदय सिंह को जहर देकर मारने की योजना बनाई वो इसने बनाई। किसने बनाई? लाछलदेह ने बनाई। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और एक बार संयोग से जहर देने में सफल भी हो गई। ठीक है, जब छोटा था और इसको जहर देने में ये सफल हो गई, तो कहा जाता है कि वैद्य वगैरह ने इलाज इसका किया। किसका किया? आपके उदय सिंह का किया। लेकिन कहा जाता है वो इलाज करते करते भी जहर का थोड़ा थोड़ा असर हो चुका था, और असर हो चुका था तो उसके साइड इफेक्ट्स होने प्रारंभ किए, ध्यान रख लीजिएगा। और जब साइड इफेक्ट्स होने प्रारंभ किए तो कहा जाता है कि इसकी हेल्थ बिल्कुल खराब हो गई। ठीक है, हार्मोन्स बहुत जबरदस्त इनबैलेंस हो गए। किसके इनबैलेंस हुए? आपके उदय सिंह के। तो ऐसी कंडीशन में मोटापा आना वगैरह बहुत ज्यादा हुआ। ठीक है, और ये एक आदमी था जो बहुत मोटा था। अपने जयपुर में मोटा राजा मिला था, वो कौन सा था? माधो सिंह। उसके जैसा जोधपुर में भी एक मोटा आदमी मिला है, बहुत मोटा, इसी का नाम ये है। नाम कौन सा भी आपके? उदय सिंह है, ध्यान रख लीजिएगा। तो इसका नाम मोटा राजा उदय सिंह है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम मोटा राजा उदय सिंह कहा जाता है। ये बात सारी पता पड़ी, इसको पता पड़ी। किसको? मालदेव को पता पड़ी। और मालदेव को जैसे ही पता पड़ी तो कहा जाता है कि इस लाछलदेह को कैद में डाल दिया। इसका जो बेटा था वो राम डर के भाग गया और केलवा राजसमंद में रहने लगा। ये लगभग केलवा राजसमंद में इसका बचपन बीता है, राम का बचपन बीता है, और लाछलदेह की मृत्यु है वो कैद में ही हुई है। नेक्स्ट आगे 2 बच गए आपके। एक कौन बच गया? एक कौन बच गया? चंद्रसेन बच गया। ठीक है, इसमें से आयु से भी ज्यादा बड़ा हुआ था वो ये हुआ था। कौन भाई आपके? उदय सिंह। 5-7 साल का, 10 साल का था तब ये भाव ऐसा लगता था। ठीक है, लगभग ये बातें नहीं मानता था, वो इसकी नहीं मानता था। किसकी? स्वरूपदेह की। स्वरूपदेह बेचारी पानी मंगवाती कि जाए 1 गिलास पानी ले आयो, तो ये लाता ही नहीं था, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, और उल्टा स्वरूपदेह पानी लेने जाती तो ये कहता था कि मम्मी 1 गिलास मेरे लिए भी ले आना, उधर से आते टाइम, ध्यान रख लीजिएगा। सामने बोलता था। उदय सिंह बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, ये स्वरूपदेह पसंद नहीं करती थी। स्वरूपदेह का सबसे आज्ञाकारी बेटा था वो ये था। नाम कौन सा भी आपके? चंद्रसेन। और छोटा था इसलिए आज्ञाकारी ज्यादा ही रहेगा, ध्यान रख लीजिएगा। और छोटे बच्चे वैसे भी प्यारे बहुत ज्यादा होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में जब छोटा था तब ये चंद्रसेन को इसके पास ले जाती थी, राम मालदेव को, मतलब लगभग इसी के साथ जाती थी। और चंद्रसेन ये तीनों ही लगभग बगीचे में घूमते थे। कहा जाता है कि एक दिन बगीचे में घूमते घूमते इसने
मालदेव के सामने शर्त रख ली कि तुम मुझे ये बेटा सबसे ज्यादा पसंद है तो इसी को उत्तराधिकारी बनाओगे। क्या बनाओगे? उत्तराधिकारी बनाओगे। ठीक है। राम है बड़ा बेटा, वो राजसमंद में रह रहा है। उदय सिंह है, वो ऐसे ही वहां पर रह रहा है, लेकिन उत्तराधिकारी नहीं बनाओगे, ये स्वरूप दे नहीं कहा क्योंकि ये अखड़ स्वभाव का है। और कहा जाता है पहले ही वचन दे दिया चंद्रसेन को उत्तराधिकारी बनाएंगे। और ऐसी कंडीशन में कहा जाता है सब दरबारियों को बुलाकर घोषणा कर दिए, वो राजा ने यही घोषणा कर दी चंद्रसेन मेरा उत्तराधिकारी होगा। ये घोषणा तब की है जब ये 5 साल का था, ध्यान रख लीजिएगा। 1545 के आसपास की है। और मालदेव की मृत्यु तब हुई है जब 1562 साल चल रहा है। ठीक है। तो 1562 ईस्वी में कहा जाता है कि नेक्स्ट आगे शासक के तख्त पर बैठा, वो ये बैठा। कौन बैठा भैया? चंद्रसेन। राज्याभिषेक विधिवत हुआ, वो इसका हुआ। किसका हुआ? चंद्रसेन को। चंद्रसेन का जैसे ही राज्याभिषेक हुआ तो कहा जाता है इन दोनों से डर था तो इनको 2-2 परगने बांट दिए। रासो यूं अपन कहते हैं कोई भी, तो रा से तो है राम, सो से सोजत का परगना। कौन सा? सोजत का। उदय सिंह कैसा राजा? मोटा राजा। ठीक है। पेट बहुत बड़ा वगैरह, खाता बहुत ज्यादा, ये कहा जाता है जहर का इफेक्ट हुआ, इससे इम्बैलेंस बहुत ज्यादा। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है उदय सिंह बहुत ज्यादा खाता है, और बहुत ज्यादा खाता है जिसके लिए बहुत धन धान्य प्रदेश दिया जाएगा, जिसको कहा जाता है गंगाड़ी का तालाब। कौन सा तालाब? आपके स्पेशली जोधपुर में है, वहां पर बहुत ज्यादा अनाज पैदा होता है, और उस तालाब को दिया गया, वो उदय सिंह को दिया गया कि भाई तू खाते रहना, तेरे राज्य को क्या करेगा, राज्य तेरे से संभाला भी नहीं जाएगा। और चंद्रसेन को शासक बनाया। कहां का शासक बनाया भैया? जोधपुर का। इन तीनों में हाईएस्ट नाराज होगा। नाराज कौन होगा? उदय सिंह नाराज होगा। ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि शासक इन दोनों में से बनने की प्रायिकता थी वो इसकी ज्यादा थी। किसकी थी? उदय सिंह की। उदय सिंह बहुत ज्यादा नाराज हुआ। ध्यान रख लीजिएगा। और कहा जाता है जैसे ही ये शासक बना तो तुरंत ही अपनी सेना लेकर आया, जो भी लोग थे उनको लेकर आए और आक्रमण कर दिया। किस पर आक्रमण कर दिया भैया? चंद्रसेन पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध को इतिहास में कहते हैं लोहावट का युद्ध। कौन सा युद्ध? लोहावट का युद्ध। ठीक है। ध्यान रख लीजिएगा। उसमें कहा जाता है कि उदय सिंह को लोहे की छड़ियों से कूटा, तब जाके ये माना, बाकी मानता ही नहीं था। ऐसे थाप मारो तो कहीं इसको लगती ही नहीं थी। तो कहा जाता है कि एक लोहावट का युद्ध हुआ, चंद्रसेन और उसके साथियों ने लोहे से कूटा, और कहा जाता है कि यहाँ पर पराजय हुआ। कौन पराजित हुआ भाई आपके? उदय सिंह पराजित हुआ। और जैसे ही उदय सिंह पराजित हुआ तो यहाँ से वो अकबर के दरबार में चला गया। किसके दरबार में चला गया? अकबर के दरबार में चला गया। अकबर ने कारण पता किया कि भाई यहाँ पर ये दोनों क्यों लड़ रहे हैं, तो कहा गया वास्तविक उत्तराधिकारी है वो तो यही है। नाम कौन सा है? सबसे बड़ा बेटा। लेकिन उसको शासन पर नहीं बिठाया। फिर उदय सिंह का नंबर आता था, इसको भी नहीं बिठाया। फिर लास्ट में बिठा दिया, वो इसको बिठा दिया। किसको बिठा दिया? चंद्रसेन को बिठा दिया। तो कहा जाता है उसने अपने एक विश्वसनीय सेनापति को भेजा जिसका नाम था हुसैन कुली खान। क्या नाम था? कहा कि जोधपुर पर जब तक मैं वहां पर नहीं आ जाता तब तक हुसैन कुली खान का राज रहेगा, ना तो चंद्रसेन राज करेगा ना उदय सिंह राज करेगा, और ये हुसैन कुली खान ही राज करेगा। ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है। और कहा जाता है कि मैं वहां पर आकर निपटारा करूंगा, इसके बाद किसको शासक बनाऊंगा ये पता मैं खुद लगाऊंगा, वहां पर आऊंगा इसके बाद लगेगा। तो अभी जोधपुर का जो शासन प्रबंध सौंपा है वो किसको सौंपा है? आपके हुसैन कुली खान को सौंपा है। हाँ, नेक्स्ट आगे ये उदय सिंह को गंगाड़ी का तालाब मिला था, फिर ऐसी घटना क्यों हुई कि उसको अटैक करना पड़ा। ठीक है। तो उसका सपोर्ट किया, और वो जो सपोर्ट किया वो बाकी सामंतों ने किया। अब सामंतों की चंद्रसेन से क्या दुश्मनी हुई, तो उसके पीछे की एक गजब की कहानी है कि चंद्रसेन राजा बन चुका है, आपके रह रहा है वो जोधपुर में रह रहा है। कहां पर रह रहा है? जोधपुर में। स्वाभाविक है जोधपुर में राजा तो उसके कई सारे दास दासिया वगैरह होंगे ही सही, और वो दास दासिया वगैरह जोधपुर में सारे हैं। ध्यान रख लीजिएगा। अचानक कहा जाता है कि इसका फेवरेट दास है जिसका नाम गोपीनाथ है। क्या नाम है? रोज की चाय लाता है। ये चंद्रसेन बैठा हुआ है, ध्यान रख लीजिएगा, सिंहासन पर, और चाय लेकर आया वो गोपीनाथ लाया। कौन लाया? गोपीनाथ। और कहा जाता है अकस्मात देने गया और हाथ वो बातें कर रहा था, तो इस साइड देखकर बातें कर रहा था, इस साइड चाय आ गई, और चाय आगे चाय लेने गया, और चाय लेने गया तो कहा जाता है कि उसने सोचा पकड़ लिया कब। ठीक है। इसने पकड़ा नहीं, और वो चाय गिर गई, वो कपड़ों पर गिर गई। किसके कपड़ों पर गिर गई? चंद्रसेन। बेचारा बढ़ गया। गरम गरम चाय ज्यादा होती है, गरम गरम चाय गिरती है, खतरनाक गिरती है। ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में उसमें दूध मिला होता है, थोड़ी जलन ज्यादा होती है, तो ऐसी कंडीशन में वो जल गया, और जल गया तो बहुत गुस्से में आ गया, और बहुत गुस्से में आ गया तो कहा जाता है उस गोपीनाथ का सिर धड़ से अलग कर दिया। ठीक है। मार दिया। तो बाकी सारे सामंत थे वो उससे कहने लगे कि यार बहुत क्रोधित है, ये कभी अपन को भी मार सकता है। ठीक है। और उन्होंने पक्ष लेना शुरू किया, वो इसका पक्ष लेना शुरू किया। किसका? उदय सिंह का। और इसीलिए कहा जाता है उदय सिंह की जब उन्होंने सहायता की तो उदय सिंह पूरी सेना लेकर आया, और इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ। उसी युद्ध को कौन सा युद्ध कहा मैंने? लोहावट का युद्ध। कौन सा युद्ध? लोहावट का युद्ध। ठीक है। ध्यान रख लीजिएगा। तो नेक्स्ट साइड में डाल दीजिएगा राजचंद्र सेन। अच्छी चीजें।
अभी अपन स्टार्ट करते हैं। देखो सिंपल सी स्टोरी है। चंद्रसेन है, चंद्रसेन का एक बेटा है, उसकी माँ ने दूसरे को जहर दे दिया, माँ को जेल में डाल दिया। राम डर के केलवा राजसमंद में चला गया, झंझट खत्म है, ठीक है। स्वरूप दे रानी है, उसके दो बेटे, सबसे बड़े का सबसे छोटे का नाम चंद्रसेन, ठीक है। और इसमें से बात नहीं मानता वो कौन? उदय सिंह। स्वरूप दे किसको राजा बनाएंगे? चंद्रसेन को। तो चंद्रसेन के राज्याभिषेक की घोषणा होगी, जब भी मैं मरूंगा कौन मरेगा? महादेव। तब राजा कौन बनेगा? चंद्रसेन बनेगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। उधर से कहा जाता है चंद्रसेन राजा भी बनता है, लेकिन गुस्सेल प्रवृत्ति का बहुत ज्यादा है, और गुस्सेल प्रवृत्ति का बहुत ज्यादा है तो चाय गिर गई है उसके पास में, और चाय जैसे ही गिरी है तो उसने सर कलम कर दिया। किसका? गोपीनाथ नामक चाकर का, नौकर का, ठीक है। सारे सामंत नाराज हो गए। भाई कोई भी बड़े दरबार में सारे लोग बैठे हुए, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, और अचानक राजा खड़ा हो जाए और दाड़ देके तलवार मारे और एक का सर दूर गिर जाए तो अपन को भी लगेगा कि यार ये क्या है, इतना बेकार कैसे राजा हो सकता है, मानवीयता ही नहीं है जरा भी। तो ऐसी कंडीशन में उन्होंने साथ दिया, वो उदय सिंह का साथ दिया। किसका? उदय सिंह की चमड़ी बहुत ज्यादा मोटी है, ठीक है। और कहा जाता है उदय सिंह यहाँ पर सेना लेकर आया, उसने लोहे की सरियों से पीटा और बहुत जबरदस्त पिटाई की है, और बहुत जबरदस्त जैसे ही पिटाई की है जिसको लोहावट का युद्ध कहते हैं। सारे सरिये थे वो मोरों में उगड़ गए, खुल गए, और वो लेकर गया उसको बताने के लिए बड़े चौधरी को। बड़े चौधरी का नाम क्या? वो दादा डॉन है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। बता रहा कि यहाँ भी कुटियो, आए भी कुटियो, ठीक है, मोरो आए भी कुटियो। वो एक आदमी और को भेजता है, नाम क्या है? हुसैन कुली खान, कि जाए यार पता कर कि वो कूट रहा है, कैसे रहा है, ठीक है। और जो भी उनके विवाद का क्षेत्र उसको अपने अधीन ले ले, बाद में देखेंगे, मैं निपटारा कर दूंगा। तो हुसैन कुली खान सेना लेकर आता है, सेना लेकर आता है तो चंद्रसेन डर जाता है, और चंद्रसेन यहाँ पर इसका एक सेकंड स्पॉट होता है बाद्राजोन। क्या स्पॉट होता है? तो बाद्राजोन चला जाता है, एक जगह जोधपुर के जस्ट पास में, ठीक है। जोधपुर पर अधिकार हो रहा वो हुसैन कुली खान का हो रहा। हुसैन कुली खान कह रहा है देख, अब ना तो ये जागीर उदय सिंह की है ना तेरी है, तुम दोनों को अकबर राजीनामे के लिए बुलाएंगे, उस समय अकबर के पास तुम्हें जाना है, ठीक है। वो बोलता कब बुलाएंगे सोच रहा है। अकबर का मन होता है वो 1570 में होता है। कब होता है? 1570 में होता है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो वो कहा जाता है कि एक दरबार लगा था जिसको कहा जाता है नागौर का दरबार। कौन सा दरबार? नागौर। और उनमें सारे राजाओं को इनविटेशन दिया जाता है। कहा जाता है कि उसमें सारे राजा आते हैं। सबसे पहले किन किन के बीच में विवाद है ये पूछा जाता है, ध्यान रख लीजिएगा। पहली चीज तो यही पूछी जाती है कि भाई मैं सरपंच हूं, मैं आदमी हूं, तो मेरी अधीनता तुम में से स्वीकार कौन कौन करना चाहता है, ये ठीक है। कहा जाता है कुछ राजा होते हैं, जैसे जैसलमेर का एक हर्राय बाटी होता है, वो कहता है कि आप ही दाता हो, क्योंकि जैसलमेर में वैसे भी कुछ नहीं है, ठीक है। तो आपके धन मुझे मनसबदारी दे देना, यहाँ पर धन वगैरह है नहीं, तो मैं तुम्हारी अधीनता स्वीकार कर रहा हूँ, ठीक है। बीकानेर का एक और राजा होता है जिसका नाम कल्याणमल होता है। कौन होता है? कल्याणमल। वो भी कहता है कि मैं भी तुम्हारी अधीनता स्वीकार कर रहा हूँ। तो 2, 4, 5 राजा होते हैं जो उसकी अधीनता स्वीकार कर देते हैं। लास्ट में अकबर पूछता है तुम में से कहा जाता है कि विवाद किस किस के बीच में ये बताओ, तो दोनों खड़े होते हैं। एक कौन खड़ा होगा? उदय सिंह। एक कौन खड़ा होगा? चंद्रसेन। ये पूरा दरबार है वो नागौर दरबार है, और नागौर दरबार जो लगाया गया है, नागौर में टोटल अक्षर है वो आपके कितने अक्षर है? 3। नागौर में 9 है, और 9 से महीना होगा वो कौन सा होगा? नवंबर, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और नेक्स्ट आगे डेट है वो ये है आपके, कौन सी है आपके? 1570। गिरी सुमेल युद्ध कौन सी डेट को था? 5 जनवरी 1544, ठीक है। और नागौर दरबार है वो कब है भाई आपके? 3 नवंबर। 9 से नागौर, 9 से नवंबर, नागौर में 3 अक्षर है तो 3 तारीखें ध्यान रख लीजिएगा। 3 नवंबर 1570 को ये आयोजित हुआ। उदय सिंह भी खड़ा हुआ और चंद्रसेन भी खड़ा हुआ। और उदय सिंह कहा क्या कि यहाँ पर मेरा राज्य, मैं बड़ा हूं इसलिए मेरा राज्य। चंद्रसेन ने कहा मेरी माँ पिताजी को बहुत ज्यादा पसंद थी इसलिए मेरा राज होना चाहिए, ठीक है। उदय सिंह कहा जाता है कि मैं कौन सा गूगल से डाउनलोड हुआ हूं, मैं भी तो उसी माँ का बेटा हूं, ठीक है, और बड़ा भी हूं, इसलिए किसका राज होना चाहिए? मेरा राज होना चाहिए। चंद्रसेन ने कहा कि मैं सबसे ज्यादा योग्य हूं इसलिए मेरा राज होना चाहिए। सारी बातें सुन रहा है, सुन कौन रहा है? अकबर। अकबर कह रहा है यार ये फालतू काम की बकवासबाजी तुम मत करो, ढंग की बात कहो जो मुझे सुनने में अच्छी लगे, ठीक है। फालतू काम का मेरा राज होना चाहिए ये कर रहे हो, ये इसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे किसमें इंटरेस्ट है? कुछ अच्छी बात करो उसमें इंटरेस्ट है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और अच्छी बात यह है कि तुम्हारी बेटी, बहन, बुआ वगैरह कोई हो तो उसमें से शादी किसकी करवाओगे ये मुझे बताओ, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। चंद्रसेन को सबसे पहले पूछा, चंद्रसेन को पूछा तो उसने कहा बुआ सारी पढ़ाई दी, खत्म झंझट, ठीक है। बहन तो 6 आने लगे थे, मतलब मालदेव और वो स्वरूप देवी के 6 टाबर आने लगे थे, सारे हम ही आने लगे थे। कौन?
बेटे ही आने लगे थे, एक भी आई ही नहीं है, तो बहन कहां से होगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे थर्ड ऑप्शन क्या है, बेटी। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, उदय सिंह बीच में ही बोल पड़ा साले की शादी नहीं हुई है तो बेटी इसकी कहां से हो जाएगी, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, अकबर के पास ऑप्शन कौन सा दूसरा, उदय सिंह। तो वापस अकबर ने पूछा कि मैं क्या समझू, तो अपने पास तो है, शादी हुई है ठीक है, और मेरी बेटी का नाम जगत गुसाई है। कौन सा नाम है, जगत गुसाई है, लेकिन छोटी है। ठीक है, आप बहुत बड़े हो, तो जब तक वो बड़ी होगी तब तक आप स्वर्ग सिधार जाओगे इसलिए आपके तो नहीं जमेगी, लेकिन मुगल खानदान में मैं उसका विवाह है वो नेक्स्ट आपके बेटे से कर देता हूं। आपके बेटे का नाम जहांगीर, अकबर के बेटे का नाम क्या था, जहांगीर। तो मैं उससे शादी करवाने के लिए तैयार हूं, ध्यान रख लीजिएगा। अभी अभी आई है, 2-3 महीने ही हुए। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में अकबर ने कहा ठीक है, ठीक है, अपन मुगल खानदान में संबंध स्थापित कर देते, तेरी बेटी की शादी और मेरी बेटी की शादी दोनों की होगी, ये कंफर्म हो गया। ठीक है, जैसे ही ये कंफर्म हुआ तो नेक्स्ट आगे उठ के जाने लगा। कौन उठ के जाने लगा, चंद्रसेन, कि भाई अब मेरा क्या काम, तुम तो दोनों बन गए, क्या बन गए, व्यवसायी बन गए। ठीक है, अब मेरा क्या काम, तो मुझे जाना होगा वापस। कहाँ जाना होगा भाई, आपके बादराजू। वो कह रहा है अकबर कोई बात नहीं, बेटी बेटी नहीं है, लेकिन तू मेरी अधीनता स्वीकार कर ले। ठीक है, और मेरे गुलाम रहे, मैं तुझे जोधपुर का राज्य नहीं दूंगा। जोधपुर का राज्य मिलेगा किसको, उदय सिंह को, लेकिन मैं तुझे मनसबदारी का पद दे देता हूँ। चंद्रसेन ने कहा नहीं, लूंगा तो जोधपुर का ही राज्य लूंगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं लूंगा। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और कहा जाता कि अकबर को गाली देते हुए निकल गया। अकबर को गुस्सा आया और उसने कहा किसी भी तरह से इसको बंदी बनाओ। किसको बंदी बनाओ, चंद्रसेन को, साले ये बच के जाना नहीं चाहिए। ठीक है, बाद में कहा जाता कि अकबर की सेना लगातार पीछा करती रही है। किसका पीछा करती रही, चंद्रसेन का पीछा करती रही है। ठीक है, और लगभग कभी जोधपुर पर उसने अधिकार नहीं किया, लेकिन रेगुलर घूमता ही रहेगा पूरे राजस्थान में। जोधपुर तो उसके पास से पहले ही निकल गया, जब लोहावट का युद्ध हुआ था 1564 में, तभी से नहीं है। जोधपुर का शासक 1562 में बना और 1564 केवल कितना साल रहा है वो, 2 साल तक ही रहा है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट आगे घूमता रहेगा। आगे लिखिएगा अकबर का नागौर दरबार।